सुपर आर्यन एपिसोड 201 से लेकर 210 तक आर्यन और कोबरा का युद्ध शुरू हो गया था। कोबरा ने पहले हमला कर दिया, लेकिन कोबरा को नहीं पता था कि उसके सामने कौन खड़ा था। कोबरा के पास दो तत्वों की शक्ति, बिजली और पृथ्वी तत्व की शक्ति थी। कोबरा ने देखा कि आर्यन ने उसके बिजली वज्र शक्ति को नष्ट कर दिया था। कोबरा के बिजली वज्र शक्ति नष्ट करने के बाद आर्यन कोबरा को देखते हुए बोला, कोबरा तुम जितने हमले करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि मेरा एक हमला और तुम्हारा अंत हो जाएगा। आर्यन की बात सुनकर कोबरा गुस्से में बोला, तुम्हारे सामने कोबरा खड़ा है जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया। लड़के तुम कुछ ज्यादा ही अपने आप को समझ रहे हो। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने कोबरा है। कोबरा की बात सुनकर आर्यन ने कहा, बातें बंद करो और हमला करो। कोबरा आज तुम्हारे जीवन की पहली हार है और तुम्हारा अंत भी होगा। आर्यन की बात सुनकर कोबरा गुस्से में आ गया और उसने एक मंत्र पढ़ा। कोबरा के मंत्र पढ़ते ही कोबरा के हाथों में एक खंजर प्रकट हो गया। उस खंजर से भयानक अंदरूनी ऊर्जा निकल रही थी। कोबरा के हमले को देखकर आर्यन ने अपने हाथों में ऊर्जा इकट्ठा किया। अपने हमले को तैयार करने के बाद कोबरा ने अपना वो ऊर्जा खंजर आर्यन की तरफ फेंक दिया। ये देखकर आर्यन ने अपनी ऊर्जा से खंजर पर हमला कर दिया। जैसे ही आर्यन की ऊर्जा और कोबरा का खंजर एक दूसरे को टकराया तो एक धमाका हुआ और खंजर नष्ट हो गया। कोबरा ने जब आर्यन की सप्तरंगी ऊर्जा देखी तो वो हक्का बक्का रह गया। कोबरा आर्यन की ऊर्जा देखकर मन ही मन बोला, इस लड़के के पास 7 तत्वों की शक्ति है, पर ये कैसे संभव है। कोबरा सोच ही रहा था, तभी आर्यन ने कहा, कोबरा क्या तुम्हारे हमले खत्म हो गए? मेरे हमले अभी खत्म नहीं हुए हैं। इतना बोलकर कोबरा ने अपने हाथों में ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू किया, जिसने कुछ ही समय में एक फरसे का रूप ले लिया और उससे बिजली की तरंगें निकलने लगी। कोबरा के उस हमले को देखकर आर्यन ने अपने तलवार में बिजली शक्ति समाहित करने शुरू कर दिया। कुछ ही समय में सूर्यांश से बिजली की तरंगें निकलने लगी। जैसे ही कोबरा ने आर्यन की तरफ फरसे का हमला किया, आर्यन ने फिर सूर्यांश से हमला कर दिया। आर्यन के हमला करते ही सूर्यांश से एक बिजली तलवार निकली और फरसे से टकरा गई, जिसके बाद एक धमाका हुआ और फरसा नष्ट हो गया। तभी कोबरा ने देखा कि धमाके के बीच से एक बिजली की तरंग उसकी तरफ आ रही थी। उस तरंग को देखने के बाद कोबरा जल्दी से उस बिजली हमले से बचने की कोशिश करने लगा। कोबरा के अपने सामने जल्दी से एक ऊर्जा जाल बना लिया। जैसे ही बिजली की तरंगें कोबरा के ऊर्जा ढाल से टकराया, एक धमाका हुआ और उस धमाके की ऊर्जा लहर की वजह से कोबरा दूर जा गिरा और खून की उल्टी करने लगा। कोबरा के चेहरे पर आश्चर्य और डर का भाव था। आज जीवन में पहली बार किसी ने उसे घायल किया था, वो एक लड़के ने। दूसरी तरफ सागर और मृणाली ने आर्यन के क्लोन और बाकी 5 शिष्यों के साथ मिलकर कोबरा के सभी लोगों को मार गिराया जो उनसे लड़ने का रहे थे। सबने मरने के बाद पहले क्लोन बोला, हमें अंदर जाकर उन लोगों को आज़ाद कराना चाहिए जिन्हें कोबरा ने कैद कर रखा है। पहले क्लोन की बात सुनकर मृणाली बोली, क्या यहाँ और भी कैदी है? हाँ, कोबरा ने बहुत सारे लोगों को कैद कर रखा है, खासकर उनमें लड़कियां हैं। पुरुष योद्धाओं को तो कोबरा मार भी देता था गुस्से में आकर, लेकिन वो लड़कियों को नहीं मारता था, इसलिए हमें उन सबको भी बचाना होगा। मेरे पीछे चलो। इतना बोलकर क्लोन जिस गुफा से कोबरा बाहर आया था उसके दूसरी तरफ जाने लगा। आर्यन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके आर्यन ने पहले ही जान लिया था कि कोबरा ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कैद कर रखा है। आर्यन को यह भी मालूम था कि वो कहाँ है। कोबरा ने उन कैद लोगों को अपने गुप्त गुफा में छुपा रखा था, जिसे कोबरा ने अपनी विशेष विधि से छुपा रखा था। वही आर्यन के दूसरे क्लोन के भी कोबरा के सभी आदमियों को मार गिराया था। अब बचा था कालू, जो लगातार क्लोन पर हमला किए जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था क्योंकि दूसरा क्लोन उसके हमले को बड़ी आसानी से नष्ट कर रहा था। जब कोबरा ने देखा कि उसके सभी आदमी मर चुके हैं तो वो गुस्से में पागल हो गया। उसकी आंखें पहले से अधिक लाल और खूंखार हो गई थी। उसकी आंखों में सिर्फ की इच्छा झलक रही थी और वो थी आर्यन की मौत। अपनी जगह खड़ा होने के बाद कोबरा ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे कोबरा मंत्र पढ़ रहा था, वैसे वैसे एक भयानक 2 रंगों वाली ऊर्जा कोबरा के हाथों में इकट्ठा होने लगी। कुछ ही समय में उस ऊर्जा ने 2 शूलों वाले एक हथियार का रूप लिया, जिससे भयानक ऊर्जा निकल रही थी। कोबरा के हमले को तैयार होते देखकर आर्यन ने भी अपने हाथों में ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू किया और कोबरा से भी कम समय में उसके हमले तैयार हो गया। इस वक्त आर्यन के हाथ में भी एक 2 शूलों वाला हथियार था, जिससे भयानक ऊर्जा निकल रही थी। अपने हमले को तैयार करने के बाद कोबरा ने अपना हमला कर दिया। ये देखकर आर्यन ने भी अपना हमला कर दिया, जिनसे ही दोनों हमले टकराए। एक विस्फोट हुआ और ऊर्जा की लहर चारों तरफ फैल गई। युद्ध के मैदान के आसपास के पेड़ पौधे बर्बाद हो चुके थे। कई पर्वत ऊर्जा की लहरों की वजह से टुकड़ों में बिखर गए थे। कोबरा के 2 शूल वाले हमले को नष्ट करने के बाद आर्यन कोबरा को देखते नए बोला, कोबरा अब बहुत हुआ, अब तेरे अंत का समय आ गया है। इतना बोलकर आर्यन ने बुलंद आवाज में अमोघ चक्र को बुलाया। जैसे ही आर्यन ने अमोघ चक्र बोला, आर्यन के तर्जनी उंगली से ऊर्जा निकलने लगी।
कुछ ही समय में उस ऊर्जा ने चक्र का रूप ले लिया। उस चक्र की शक्ति को महसूस कर कोबरा ने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। कोबरा के मंत्रों का जाप करते ही कोबरा के हाथ में एक ऊर्जा पुंज प्रकट हो गया जिसमें बिजली और पृथ्वी की शक्ति समाहित थी। उस हमले के प्रकट होते ही कोबरा ने वो हमला आर्यन की तरफ छोड़ दिया। ये देखकर आर्यन ने भी अपना चक्र कोबरा की दिशा में भेज दिया। जैसे ही कोबरा का हमला आर्यन के चक्र से टकराया, एक धमाके के साथ कोबरा का ऊर्जा पुंज नष्ट हो गया और आर्यन का चक्र आगे बढ़ गया कोबरा की जान लेने के लिए। जब कोबरा ने देखा कि आर्यन का चक्र अब भी उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसके शक्तिशाली हमले को नष्ट करते हुए, ये देखकर कोबरा ने अपनी सारी अंदरूनी शक्ति को बाहर निकालना शुरू कर दिया और उससे एक ऊर्जा ढाल बना लिया। उस ऊर्जा ढाल में कोबरा की सारी अंदरूनी शक्ति समाहित थी जिससे कारण वो बहुत शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। जैसे ही आर्य का चक्र ढाल से टकराया, एक भयानक धमाका हुआ और ऊर्जा की लहर की वजह से कोबरा उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। कोबरा इस वक्त लगभग मर चुका था, उसकी सारी अंदरूनी ऊर्जा खत्म हो गई थी। फिर भी थोड़ी बहुत अंदरूनी ऊर्जा को इकट्ठा करके कोबरा ने अपने स्टोरेज से एक गोली निकाली और खा ली। जैसे ही कोबरा ने गोली खाए, उसके शरीर में ऊर्जा की लहर फैल गई और कोबरा एक नई ताजगी के साथ उठा, लेकिन तभी उसका सिर धड़ से अलग हो गया। आर्यन के चक्र ने कोबरा को फिर से हमला करने का मौका भी नहीं दिया और उसे मार दिया। कोबरा को खत्म करने के बाद आर्यन का चक्र वापस उसकी उंगली में लौट आया और सोल वर्ल्ड में लौट गया। कोबरा के अंत के बाद आर्यन ने आसमान की तरफ देखा जहां उसका दूसरा क्लोन कालू से लड़ रहा था। ये देखकर आर्यन मन ही मन बोला, खेल क्यों खेल रहे हो, दुश्मन का अंत करो। आर्यन के सोचते ही दूसरे क्लोन के आर्यन की तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। उसके बाद दूसरे क्लोन के एक तीर का संधान किया जिससे सुनहरी ऊर्जा निकल रही थी। उस तीर का संधान करते ही दूसरे क्लोन ने उस तीर को कालू की दिशा में छोड़ दिया। जैसे ही कालू ने आर्यन के हमले को देखा, उसने अपनी अंदरूनी ऊर्जा निकालनी शुरू की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और आर्यन का तीर कालू के दिल को चीर चुका था। जैसे ही कालू आर्यन के तीर से टकराया, कालू की बही मौत हो गई। कालू की मौत के बाद आर्यन ने अपने दूसरे क्लोन को सोल वर्ल्ड में भेज दिया। कोबरा और उसका समूह समाप्त हो चुका था। कोबरा के अंत के बाद आर्यन उस दिशा में चल पड़ा जिस दिशा में उसका पहला क्लोन गया था। जब आर्यन उस दिशा में गया तो उसे अपने सामने गुफा दिखी। आर्यन जैसे ही अंदर गया तो उसे दिखा कि कुछ और लुटेरे मरे हुए हैं। उस सब को देखते हुए आर्यन आगे बढ़ता गया। कुछ और आगे जाने के बाद आर्यन को कुछ चीखें सुनाई दी। उस चीख को आर्यन तेजी में अंदर चला गया। जब आर्यन तेजी में अंदर गया तो इसे अपने एक लड़ाई होती दिखाई दी और उस लड़ाई के स्थान के पीछे एक जेल बना हुआ था। उस जेल में बहुत सारे लोग कैद में थे। उसमें ज्यादातर लड़कियां थी जिनकी उम्र 19 से 20 के करीब थी। कुछ ही पलों बाद वो लड़ाई खत्म हो गई। जब कैद में लोगों ने देखा कि सभी लुटेरे मर चुके थे तो वो सब बहुत खुश थे। उन कैदियों में मयूरगढ़ के कुछ योद्धा भी कैद में थे जो कोबरा को पकड़ने आए थे, लेकिन कोबरा ने उन्हें कैद कर लिया। लड़ाई खत्म होने के बाद सागर ने जेल का दरवाजा तोड़ दिया। जेल टूटते ही सभी कैदी बाहर आ गए। उन सब की संख्या करीब 100 थी, जिनमें करीब 60 लड़कियां थी। जब वो सब बाहर आए तो उन सब ने सागर और बाकियों के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। सभी लड़कियों के आंखों में आंसू थे क्योंकि उनका जीवन नरक बन चुका था। उन सब ने कोबरा के चंगुल से बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। सभी लड़कियां सागर के सामने आए और सागर और बाकियों को आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद बोली। उसके बाद एक लड़की सामने आई और बोली, धन्यवाद आप सबका, आप सब ने हम सबको बचा लिया। हमने तो सोचा था कि अब हम सबका यही जीवन है, कोबरा का खिलौना बनकर रहना। उस लड़की की बात सुनकर सागर बोला, आप सबके धन्यवाद का वास्तविक अधिकारी हमारा दोस्त आर्यन है, जो वहाँ पीछे खड़ा है। उसने ही कोबरा को मारा है और हमें यहाँ तक पहुँचाया है। आर्यन ने अब तक अपने क्लोन को वापस सोल वर्ल्ड में भेज दिया। जब लोगों ने सागर की बात सुनी तो आर्यन की तरफ देखने लगे। उन सब ने देखा कि कुछ दूरी पर एक युवा लड़का अपने हाथों में तलवार लिए खड़ा था। इतने छोटे उम्र के लड़के को देखकर मयूरगढ़ के योद्धा और लड़कियों को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने शक्तिशाली योद्धा को एक बच्चे ने मार दिया। सभी को आश्चर्य में देखकर मृणाली मुस्कुराते हुए बोली, आप इसे बच्चा समझने की भूल मत कीजिए। ये लड़का दिखने में 16-17 साल का लड़का लग रहा है, लेकिन इसकी शक्ति बड़े से बड़े योद्धा को मात दे सकती है। मृणाली की बात सुनकर सभी लड़कियां आर्यन के पास गई और हाथ जोड़कर आर्यन को धन्यवाद किया। उसके बाद मयूरगढ़ के योद्धाओं में से जो उनका सेनानायक था, वो आर्यन के सामने आया और बोला, मैं मयूरगढ़ की सेना का एक सेनानायक हूँ। मुझे कोबरा को पकड़ने का काम दिया गया था, लेकिन मैं खुद कैद हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साम्राज्य से इतनी बड़ी मुसीबत को दूर करने के लिए। क्या आर्यन अब गुरुकुल लौट जाएगा या उसकी कोई और योजना है? एपिसोड 202। आर्यन ने कोबरा को मार डाला। उसके बाद आर्यन और बाकी शिष्यों ने कोबरा के कैद में मौजूद लोगों को आज़ाद करवा दिया था। सभी लोग जब आज़ाद हुए उसके बाद सब ने आर्यन को धन्यवाद किया। मयूरगढ़ साम्राज्य के सेनानायक ने भी सामने आकर आर्यन को धन्यवाद कहा। सभी से धन्यवाद सुनने के बाद आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, हम तो यहाँ ब्रह्म शक्ति गुरुकुल के ब्रह्मऋषि ने हमें भेजा था, लुटेरों के अंत के लिए भेजा था, वो हमने कर दिया है। अगर आप सबको धन्यवाद कहना है तो उन्हें कहिए, हमें नहीं।
आर्यन की बात सुनकर कोई कुछ बोल पाता उससे पहले लड़कियों के बीच से एक लड़की बाहर आई। उस लड़की के चेहरे पर कई निशान बने हुए थे, लेकिन उसके शरीर की बनावट अच्छी थी। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, उसके होठ फूल की पंखुड़ी की तरह थे। वो लड़कों सामने आने के बाद बोली, हम मयूरगढ़ साम्राज्य के सीमावर्ती राज्य की राजकुमारी तान्या की दासी है। आपने हमें और हमारी राजकुमारी को बचाया, इसलिए धन्यवाद। हमें आज ही लाया गया था और हमारे आने के बाद आप सब आ गए, इसलिए हम कोबरा के अत्याचार से बच गए। उस लड़की ने इतना कहा ही था कि तभी लड़कियों की भीड़ से एक और लड़की बाहर आए और आर्यन के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप हमारे अतिथि बनना स्वीकार करेंगे? दूसरी लड़की काफी साधारण लग रही थी, सिर्फ उसके कपड़े अच्छे थे। ऐसा लग रहा था कि वो राजकुमारी के कपड़ों में कोई दासी है। आर्यन ने ये सब महसूस कर लिया और पहले आई लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। तभी उस लड़की के हाथ पैरों में पायल दिखे जो काफी खूबसूरत और महंगे लग रहे थे। कोई एक नज़र में देखे तो जान नहीं पाता कि उस लड़की ने जो पायल पहन रखे हैं वो महंगे, लेकिन आर्यन की नज़रों से बच नहीं पाया और आर्यन मुस्कुराया। आर्यन मुस्कुराते हुए पहली लड़की को देखते नहीं बोला, अगर ये निमंत्रण राजकुमारी की तरफ से आए तो स्वीकार कर सकता हूँ। आर्यन की बात सुनकर सब चौंक गए और एक दूसरे से बोलने लगे, ये आर्यन क्या बोल रहा है? अभी अभी तो राजकुमारी ने ही इसे निमंत्रित किया था, तो फिर ये किस राजकुमारी की बात कर रहा है? आर्यन के साथियों के मन में भी यही सवाल चल रहे थे। तभी पहली लड़की जो वास्तव में राजकुमारी थी वो मुस्कुराने लगी और बोली, तो आपने मुझे पहचान लिया कि मैं ही वास्तव में राजकुमारी हूँ जिसने अपने भेष बदले हैं। लेकिन आपने मुझे पहचाना कैसे? हम तो पहले कभी नहीं मिले हैं। राजकुमारी तान्या की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक हो गए और राजकुमारी को देखने लगे। तभी आर्यन ने कहा, वो आपने भेष तो अच्छे से बदले, आपने अपने कपड़े गहने सब कुछ अपनी दासी को दे दिया, लेकिन आपने अपने पैरों की पायल दासी को नहीं दी, जो दिखने में तो काफी साधारण है लेकिन है बहुत महंगा। आर्यन की बात सुनकर सब ने राजकुमारी के पैरों की तरफ देखा जहां एक खूबसूरत पायल थी। अपनी पायल को देखकर राजकुमारी मुस्कुराने लगी और बोली, ये किसी का उपहार है। वैसे अब क्या आप हमारे अतिथि बनना स्वीकार करेंगे? राजकुमारी की बात सुनकर आर्यन ने एक बार अपने साथियों की तरफ देखा, फिर सहमति में सिर हिला दिया। उसके बाद आर्यन सेनानायक से बोला, बाकी लड़कियों को उनके अपने घर सही सलामत पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, हम पहुंचा देंगे। सेनानायक इतना बोलकर राजकुमारी और उनकी दासियों को छोड़कर वहां से निकल गया। उसके बाद मृणाली आर्यन के पास आए और बोली, तो अब हम चले? ऐसे कैसे चले जाएंगे? कोबरा का खजाना लूटना अभी बाकी है, पहले वो लूट ले, उसके बाद चलते हैं। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला। आर्यन की बात सुनकर सभी लोग शॉक हो गए और आर्यन को देखने लगे। सागर बोला, आर्यन तुम्हें मालूम है कि खजाना कहाँ है? सागर की बात सुनकर आर्यन सागर को देखा और बोला, तुम अब भी पूछ रहे हो कि मुझे पता है कि नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं फालतू में कुछ नहीं बोलता हूँ? आर्यन की बात सुनकर सागर को याद आया कि आर्यन तो अदृश्य ऊर्जा जाल भी आसानी से देख पा रहा था, तो फिर खजाने को ढूंढना कौन सी बड़ी बात है? ये याद आते हैं। सागर बोला, तो हमें कहाँ चलना है? सागर की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और गुफा के बाहर जाने लगा। ये देखकर बाकी सब भी गुफा से निकलने लगे। गुफा से निकलते हुए एक शिष्य सागर से बोला, ये आर्यन कौन है और इसे सब कुछ कैसे पता है? उस शिष्य की बात सुनकर सागर बोला, आर्यन गुरुकुल का नया शिष्य है जो कुछ समय पहले ही गुरुकुल आया है, इसलिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सागर की बात सुनकर वो पांचों शिष्य चौंक गए जो कोबरा की कैद में थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ब्रह्मऋषि ने उन्हें बचाने के लिए एक नए शिष्य को भेजा था। वो दूर से आर्यन को ही देखे जा रहे थे। वही आर्यन सबकी नजरों को नजरअंदाज करते हुए उस गुफा के अंदर चला गया जिस गुफा से कोबरा बाहर आया था। गुफा के अंदर जाते ही आर्यन एक मूर्ति के पास गया और उसे घुमाया। मूर्ति के घुमाते ही गुफा में एक द्वार खुल गया। उस द्वार को देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहली नजर में किसी को आभास नहीं हुआ था कि गुफा के अंदर एक और गुफा है। जैसे ही आर्यन और बाकी सब गुफा के अंदर गए, उन सब ने देखा कि गुफा में हल्की रोशनी थी जो वहां जलाए गए मसालों से हो रही थी। उन्हीं रोशनी में गुफा के अंदर जो था उसे देखकर सब चौंक गए, क्योंकि गुफा के अंदर बहुत सारे कीमती सामने रखी हुई थी। उन गुफा में बहुत सारे हथियार भी रखे हुए थे जो काफी कीमती थे। आर्यन वहां मौजूद खजानों में अपने जरूर की चीजें ढूंढने लगा। बाकी लोग भी जरूरत की चीजें ढूंढने लगे। राजकुमारी तान्या वहां मौजूद कीमती वस्तुओं को देखकर हक्की बक्की रह गई। तभी आर्यन बोला, राजकुमारी हम सिर्फ कुछ जरूरत की चीजें लेंगे, बाकी आप रख सकती। आखिर ये आपका राज्य है और यहाँ जो भी है वो आपके राज्य से ही लूटी गई है। आर्यन की बात सुनकर सब आर्यन को देखने लगे। उन सबको लगा था कि आर्यन ये सब कुछ अपने साथ ले जाएगा, लेकिन आर्यन ने तो मना कर दिया और अपने जरूरत की चीजें ढूंढने लगा। वही राजकुमारी आर्यन की बात सुनकर खुश हो गई और बोली, आप नहीं जानते आर्यन, हमारे राज्य को इस वक्त इस खजाने की कितनी जरूरत थी। धन्यवाद आपका, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ राज्यों की मुश्किलों के बारे में, आखिर में भी एक युवराज हुआ। आर्यन ने कहा।
आर्यन की बात सुनकर सब आर्यन की तरफ देखने लगे। मृणाली और सागर को भी नहीं पता था कि आर्यन एक युवराज है। वही आर्यन की बात सुनकर राजकुमारी तान्या की आंखों में चमक आ गई और वो बोली, किस राज्य के युवराज है आप आर्यन? राजकुमारी तान्या की आंखों की चमक देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी कोई तमन्ना पूरी हो गई हो आर्यन के युवराज होने से। राजकुमारी की बात सुनकर आर्यन बोला, मैं किसी बड़े राज्य का युवराज नहीं हूँ, मैं जल लोक के जम्बू साम्राज्य के एक छोटे से राज्य का युवराज हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आर्यन, आप इतने शक्तिशाली है, फिर आपका राज्य किसी साम्राज्य के अधीन कैसे? आप उसे स्वतंत्र राज्य बना सकते हैं। राजकुमारी ने कहा, मैंने भी सोचा है, इसलिए मैं अपने परिवार को शक्तिशाली बना रहा हूँ। इस वक्त मेरे परिवार में करीब 20 अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के योद्धा है, जो जम्बू साम्राज्य से अलग होने के लिए काफी है। आर्यन ने कहा, आर्यन, क्या तुम्हारे परिवार में कोई ब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र का योद्धा नहीं है? सागर ने कहा, हमारे राज्य में साधन की कमी है, इसलिए कोई भी स्वर्ग शक्ति क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाता था। लेकिन जब मैं शक्ति बढ़ाने के लिए घर से बाहर निकला तो मैंने कुछ ऐसे इंतजाम किए कि मेरा परिवार भी शक्तिशाली हो जाए और मेरी मेहनत काम कर रही है। मेरा राज्य शक्तिशाली बन रहा है, जिससे संबंध साम्राज्य का सम्राट भी जोड़ना चाहता है। आर्यन ने कहा, सभी बात कर ही रहे थे तभी गुरुकुल की एक शिष्या बोली, आर्यन, कुछ समय पहले मैं गुरुकुल से बाहर आई थी, तब मैंने सुनी थी कि जललोक के एक लड़के ने विश्वलोक के सम्राट को मारकर साम्राज्य जीत लिया और फिर विश्वलोक किसी को दे दिया, और जहां तक मुझे याद है उसका भी नाम आर्यन ही था। ये तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि उस लड़के का नाम भी आर्यन था, और वो भी जललोक से था। उस शिष्या की बात सुनकर सभी आर्यन को देखने लगे। तभी आर्यन से पुष्टि चाहते थे कि उस शिष्या ने जो कहा वो सच है कि नहीं। सबकी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर आर्यन ने कहा, हाँ, ये सच है, मैंने ही विश्वलोक जीता था। इतना बोलकर आर्यन सबको सदमे में छोड़कर अपनी आध्यात्मिक शक्ति गुफा के अंदर फैला दी और जरूरी की चीज ढूंढने लगा। सभी को सदमे में देखकर आर्यन बोला, क्या तुम सबको कुछ ढूंढना नहीं है? तो बाहर जाकर इंतजार करो, मैं कुछ समय में आता हूँ। आर्यन की बात सुनकर सागर बोला, अरे नहीं, मैं कुछ देख लेता हूँ, शायद कुछ मिल जाए जो मेरे लिए लाभकारी हो। इतना बोलकर वो भी ढूंढने लगा। उस वक्त सबकी नज़र जरूरी सामान ढूंढने पर थी, लेकिन राजकुमारी तान्या की नज़र आर्यन पर थी। जब राजकुमारी की एक दासी की नज़र राजकुमारी पर पड़ी, उसने देख लिया कि राजकुमारी आर्यन को देख रही थी। ये देखकर दासी बोली, क्या बात है राजकुमारी, उस युवा योद्धा को आप ऐसे देख रही थी जैसे आपको उससे प्रेम हो गया है। अपनी दासी की बात सुनकर राजकुमारी बोली, हाँ, मुझे आर्यन से प्रेम हो गया है और मैं विवाह भी इसी से करूंगी। लेकिन राजकुमारी, आर्यन आपसे कुछ वर्ष छोटा है, आप 20 की है और आर्यन 17 का, क्या ये गलत नहीं होगा? दासी ने कहा। दासी की बात सुनकर राजकुमारी तान्या बोली, प्रेम में उम्र की सीमा नहीं होती है और ये तो सिर्फ 3 वर्ष का अंतर है, कुछ ज्यादा का नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ आर्यन गुफा में कुछ ढूंढ रहा था, तभी आर्यन को कुछ दिखा। आर्यन ने जब उस चीज को उठाया तो वो एक हीरा था। आर्यन ने उस हीरा की जांच को उसे पता चला कि वो हीरा पंचशक्ति हीरा था, जिसमें 5 तत्वों की शक्ति थी। उस हीरा को देखकर आर्यन खुश हो गया और अपने पास रख लिया। हीरा अपने पास रखने के बाद आर्यन कुछ देर और आसपास देखा। जब उसे कोई काम की वस्तु नहीं मिली तो आर्यन सब ने बोला, अगर तुम सब ने अपने जरूरी के सामान ढूंढ लिए हो तो चले। आर्यन की बात सुनकर सब ने सहमति में सिर हिला दिया। उसके बाद राजकुमारी ने अपने स्टोरेज में सारा कीमती सामान रख दिया और गुफा से बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद सब जंगल से बाहर की तरफ निकलने लगे। जंगल में जितने भी लोग आर्यन के साथ थे उनमें से कुछ लोग उड़ नहीं सकते थे, वो थी राजकुमारी की दासियां। आर्यन उन सबको अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसलिए आर्यन ने सबके लिए कोबरा के घोड़ों में से एक घोड़ा ले लिया और बाकी घोड़ों को सेनानायक को सौंप दिया। उसके बाद वो सब जंगल से बाहर की तरफ निकल गए। आर्यन ने जो घोड़ा अपने लिए चुना था वो सफेद रंग का था, जो बहुत तेज दौड़ता था। करीब 5 घंटे के सफर के बाद आर्यन, राजकुमारी तान्या और बाकी सब जंगल से बाहर निकल गए। जंगल से बाहर निकलने के बाद उन सब ने जंगल की सीमा पर बसे गांव में थोड़ी देर आराम किया। कोबरा की कैद में उस गांव की कुछ लड़कियां भी थी, इसलिए गांव वालों को जल्दी पता चल गया कि कोबरा मारा गया, जिस कारण वो सब उत्सव मनाने लगे। क्या आर्यन राजकुमारी तान्या के प्रेम को स्वीकार करेगा? एपिसोड 203। कोबरा के मरने की खबर जैसे ही जंगल के पास वाले गांव में पहुंची, वो सब खुशियां मनाने लगे। सेनानायक ने भी अपने दूर संसार अंगूठी से अपने सेनापति को कोबरा की मौत की खबर दे दी थी। साथ में आर्यन की भी पूरी जानकारी उसने सेनापति को बता दिया था। राजकुमारी ने भी अपने पास छुपाए दूर संसार अंगूठी से अपने पिता को खबर दे दी थी और राजकुमारी तान्या ने अपने पिता को आर्यन के बारे में भी बता दिया। कुछ ही समय में कोबरा के मरने की खबर मयूरगढ़ साम्राज्य में फैल गई। कोबरा मयूरगढ़ साम्राज्य के कई राज्यों के लिए चुनौती बन चुका था। कोबरा के जंगल से जुड़े हर राज्य में कोबरा का कहर था। जब लोगों को पता चला कि आर्यन नाम के योद्धा ने कोबरा को मारा है, जो ब्रह्मशक्ति गुरुकुल का शिष्य है, जो लोगों ने ब्रह्मशक्ति गुरुकुल की बहुत प्रशंसा की,
कुछ समय गांव में गुजारने के बाद आर्यन राजकुमारी और अपने बाकी साथियों के साथ सीमावर्ती राज्य की राजधानी के लिए निकल गया। राजकुमारी तान्या जिस राज्य की राजकुमारी थी उस राज्य का नाम रायगढ़ था, जिसकी राजधानी भी रायगढ़ ही थी। जंगल के पास वाले गांव से राजधानी 50 किलोमीटर दूर था। अगर आर्यन और उसके साथी उड़कर सफर करते तो कुछ ही घंटों में राजधानी पहुंच जाते, लेकिन वो सब घोड़े से सवारी कर रहे थे, इसलिए समय लगने वाला था। कोबरा के सभी घोड़े बहुत तेज भाग रहे थे, इसलिए आर्यन को अनुमान था कि वो 2 दिन में पहुंच जाएगा। रास्ते में जाते वक्त एक छोटा जंगल पड़ता था। आर्यन और उसके साथी रात होने तक जंगल पहुंच गया। जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद आर्यन और उसके साथियों ने अपना पड़ाव एक अच्छा जगह देखकर अपना तंबू लगा दिया। आर्यन अपनी स्टोरेज में सब कुछ रखता था, इसलिए तंबू लगाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। तंबू लगाने के बाद राजकुमारी की दासियां खाने बनाने लगी। वही आर्यन ध्यान में बैठा हुआ था, लेकिन उसके शरीर से कोई ऊर्जा शक्ति नहीं निकल रही थी। आर्यन को ध्यान में देखकर राजकुमारी तान्या आर्यन के पास गई और उसके पास बैठ गई और आर्यन के चेहरे को देखते हुए अपने हाथ आर्यन के चेहरे के करीब ले जाने लगी। तभी आर्यन ने राजकुमारी तान्या के हाथ को पकड़ लिया। राजकुमारी के हाथ को पकड़ते हुए आर्यन ने अपनी आंखें खोली और राजकुमारी तान्या को देखते हुए बोला, आप क्या करने की कोशिश कर रही है? राजकुमारी जी। इतना बोलकर आर्यन ने राजकुमारी के हाथ को छोड़ दिया। जब राजकुमारी ने देखा कि आर्यन ने हाथ छोड़ दिया है तो वो मुस्कुराते हुए बोली, युवराज आपने तो बड़ी आसानी से मेरे हाथों को छोड़ दिया। वैसे युवराज, क्या मैं आपको खूबसूरत नहीं लग रही हूँ? अब तो मैंने अपने चेहरे को साफ कर लिया है। राजकुमारी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, आप बहुत खूबसूरत है राजकुमारी। जो भी राजकुमार आपसे विवाह करेगा वो किस्मत वाला होगा। आर्यन की बात सुनकर राजकुमारी तान्या खुश होते हुए बोली, तो आप ही शादी कर लीजिए, मुझसे खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी आपको। तान्या की बात सुनकर आर्यन कुछ बोलता कि तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या मैं तुमसे कम खूबसूरत हूँ जो आर्यन तुमसे विवाह करेगा? मुझसे क्यों नहीं? उस आवाज को सुनकर तान्या और आर्यन ने आवाज की दिशा में देखा तो वहां पर मृणाली खड़ी थी। मृणाली को देखकर आर्यन और तान्या आश्चर्यचकित हो गए। तान्या अपनी जगह से ठही और बोली, आर्यन से विवाह तो मैं ही करूंगी, तुम अपने लिए किसी और को ढूंढ लो। शायद तुम भूल रही हो, कुछ ही समय में आर्यन तुमसे दूर गुरुकुल चला जाएगा जहां तुम नहीं जा सकती हो, लेकिन मैं वहीं पर आर्यन के साथ रहूंगी और उसे अपना कभी भी बना सकती हूँ, मृणाली बोली। मृणाली और तान्या की बातों को सुनकर सभी लड़के आर्यन के करीब आ गए। उसके बाद सागर बोला, आर्यन तुम बहुत किस्मत वाले हो, दो लड़कियां एक दूसरे से लड़ रही है, अब किसे चुनोगे तुम? सागर की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, 2 नहीं 4 बोलो सागर। अगर उन दोनों को ज्ञात हो गया कि कोई 2 और है जो हमसे विवाह करना चाहती है तो पूरे 8 लोकों में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि सबके सब शक्तिशाली है। आर्यन की बात सुनकर 5 लड़के आर्यन को देखने लगे। वही राजकुमारी तान्या और मृणाली की बहस चल रही थी। बहस को बढ़ते देखकर आर्यन जल्दी से उन दोनों के बीच गया और बोला, अरे शांत हो जाओ, तुम दोनों में अभी बहुत छोटा हूँ, इसलिए अभी विवाह नहीं कर सकता हूँ किसी से भी नहीं। आर्यन की बात सुनकर मृणाली और राजकुमारी तान्या आर्यन को देखने लगी। राजकुमारी तान्या बोली, कभी तो करोगे ना, तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। मुझसे विवाह करने के बाद तुम इस मृणाली से भी विवाह कर सकते हो, ये तो राजपरिवारों में सामान्य है। मेरे पिताजी ने भी 3 विवाह किए हैं। तान्या की बात सुनकर आर्यन आश्चर्यचकित हो गया और कभी तान्या को देखता तो कभी मृणाली को। आर्यन इन दोनों को देख ही रहा था। तभी एक दासी उन सब के पास आए और बोली, राजकुमारी खाना तैयार हो गया है। दासी की बात सुनकर राजकुमारी तान्या बोली, चलो हम सब खाना खाते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि आर्यन किससे विवाह करेगा। राजकुमारी तान्या की बात सुनकर सब मुस्कुराते हुए खाने के चले गए। खाना खाने के बाद आर्यन बगैर किसी से कुछ बोले अपने तंबू में चला गया और आराम करने लगा। आर्यन को आराम करने जाते देखकर बाकी सब आराम करने चले गए। अगली सुबह सब फिर से सफर के लिए निकल पड़े। आर्यन सबसे आगे चल रहा था। उसके दोनों तरफ मृणाली और राजकुमारी तान्या अपने थी। वो दोनों आर्यन से बात करते हुए जा रहे थे। लंबे सफर के बाद आखिरकार आर्यन, तान्या और बाकी सब राजधानी पहुंच गए। जैसे ही राजकुमारी तान्या राजधानी में प्रवेश की, जो भी राजकुमारी को देखते उनके सामने सिर झुकता और उनके बारे में बात करने लगता। खास से सब तान्या के बगल में चल रहे आर्यन के बारे में बात कर रहे थे। वो सब अनुमान लगा रहे थे कि आर्यन ने ही कोबरा को मारा था। उनका सोचना ही सही ही था। तान्या के राजधानी में प्रवेश करने की खबर राजमहल में भी पहुंच गई। जब रायगढ़ के महाराज को उनकी बेटी के आने की खबर मिली तो वो अपने परिवार के साथ राजमहल के द्वार पर वो अपनी बेटी और गुरुकुल के शिष्यों के स्वागत के लिए पहुंच गए। ब्रह्मशक्ति गुरुकुल के शिष्यों का सम्मान किसी साम्राज्य के युवराज से कम नहीं होता था, इसलिए रायगढ़ राज्य के सभी सभासद मुख्य द्वार पर मौजूद होकर सभी का इंतजार करने लगे। राजपरिवार के सभी लोग राजकुमारी तान्या और अपने अतिथियों का इंतजार कर ही रहे थे। उसी वक्त उन्हें दूर से तान्या आती हुई दिखाई दी, जिसके बगल में एक लड़का अपने घोड़े पर चढ़कर आ रहा था। तान्या के बगल में एक लड़के को चलते हुए देखकर रायगढ़ के महाराज ने कहा, लगता है यही लड़का आर्यन है जिसके चर्चे आजकल काफी है।
महाराज की बात सुनकर उनके बगल में खड़ी एक औरत बोली, जी दिखने में महारानी लग रही थी। वो तान्या की माँ थी जो अपनी बेटी को देखकर खुश थी। सही कहा आपने महाराज, यही आर्यन है जिसने हमारी राजकुमारी को बचाया है। तभी एक लड़का उनके बगल में आया जिसने शाही कपड़े पहने हुए था। वो लड़का तान्या का बड़ा भाई था जिसका नाम तन्मय था। महाराज के 3 पत्नी से 3 बेटी और 3 बेटे थे। तान्या और तन्मय रायगढ़ महाराज की पहली पत्नी के बच्चे थे जो इस वक्त महाराज के बगल में खड़ी थी। तन्मय आर्यन को देखते हुए बोला, पिताजी मुझे नहीं लगता कि इस लड़के ने कोबरा जैसे शक्तिशाली योद्धा को मार सकता है। हाँ, उनके पीछे जो लड़के हैं वो मार सकते हैं। तन्मय की बात सुनकर महाराज तन्मय को देखते हुए बोले, युवराज तन्मय, इस लड़के को कमजोर नहीं समझो। इस लड़के ने पूरा एक लोक जीत लिया था जो किसी भी योद्धा के लिए संभव नहीं है। हाँ, वो खबर मैंने भी सुने थे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लड़का किसी लोक को जीत सकता है। ये लड़का हमसे करीब 10 वर्ष छोटा लग रहा है, तो फिर ये कैसे कोई लोक जीत सकता है। तन्मय ने कहा, मुझे नहीं पता कि सच क्या है, लेकिन ये सच है कि ये लड़का ब्रह्मशक्ति गुरुकुल का शिष्य है। इसके सम्मान के लिए काफी है। महाराज ने कहा। महाराज तन्मय से बात कर ही रहे थे, तभी तान्या आर्यन के साथ सभी वहां पहुंच गए। उन सब के पहुंचते ही महाराज आगे बढ़ते हुए बोले, ब्रह्मशक्ति गुरुकुल के शिष्यों का स्वागत है रायगढ़ में, और हम धन्यवाद भी करते हैं कि आप सब ने हमारी बेटी को बचा लिया कोबरा से। धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है महाराज, हमने सिर्फ अपने ब्रह्मऋषि के आदेश का पालन किया है। अगर धन्यवाद करना है तो उन्हें कीजिए। मृणाली बोली, माना कि आप सब ने अपने ब्रह्मऋषि के आदेश का प्लान किया है, फिर आसान तो किया है हम पर हमारे राज्य और हमारी बेटी को बचाकर। महाराज ने कहा। इतना बोलकर महाराज ने अपनी महारानी को आर्यन और बाकी सब के स्वागत के लिए बोले। महाराज का आदेश मिलते ही महारानी आगे बढ़कर सबसे पहले आर्यन के सामने आए और एक दासी को इशारा किया। महारानी का इशारा मिलते ही दासी एक आरती की था ली लेकर सामने आ गई। दासी के सामने आते ही महारानी ने था ली से चंदन ली और आर्यन के माथे पर टिका लगाते हुए बोली, तो आप ही आर्यन है जिसकी तारीफ हमारी बेटी कर रही थी। जी, मेरा ही नाम आर्यन है, आर्यन ने कहा। टिका लगाने के बाद महारानी ने आर्यन की आरती की। उसके बाद महारानी ने मृणाली और बाकियों का स्वागत की। उसके बाद महाराज और महारानी ने आर्यन और बाकियों को अपने राजमहल में स्वागत किया। करीब 5 मिनट बाद महाराज और महारानी के साथ आर्यन और बाकी सब राजसभा में पहुंच गए और सब अपने अपने जगह पर बैठ गए। आर्यन और बाकियों के बैठने का भी इंतजाम कर दिया गया था। सभा में मौजूद सभी सभासद ने आर्यन और बाकियों का धन्यवाद किया। उसके बाद कुछ समय और बात करने के बाद आर्यन और उसके साथी शिष्य को आराम करने के लिए कमरा दे दिया। आर्यन अपने कमरे में जाने के बाद आर्यन ने अपने एक क्लोन को कमरे में छोड़कर आयामी दुनिया में चला गया। आयामी दुनिया में जाने के बाद आर्यन हवेली गया और फिर से लाइब्रेरी जाकर किताबें ढूंढने लगा। आर्यन हर्षिता के लिए हथियार बनाने वाले किताबों को ढूंढ रहा था। इस बार आर्यन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया किताब ढूंढने के लिए और कामयाब भी हो गया। आर्यन को करीब 10 किताब मिला जो सृजन से जुड़े हुए था। आर्यन ने उन सभी किताबों को अलग किया। उसके बाद आर्यन कुछ सोचा और आध्यात्मिक शक्ति के प्रयोग से आर्यन हवेली का कोना कोना देखने लगा। आर्यन हवेली में कुछ ढूंढ रहा था। तभी आर्यन को हवेली में एक गुप्त द्वार मिला जो हवेली की सबसे निचली मंजिल पर मौजूद एक तस्वीर के पीछे थी जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं गई थी। उस दरवाजे को देखकर आर्यन शॉक हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हवेली में कोई गुप्त द्वार है। आर्यन मन ही मन बोला, मैं तो इस हवेली में कोई भट्टी ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे ये क्या मिल गया, मुझे देखना होगा। इतना बोलकर आर्यन नीचे आया और उस तस्वीर को उतारा। तभी वहां ब्लैकी आ गया और जब उसने तस्वीर के पीछे का दरवाजा देखा तो वो भी शॉक हो गया और बोला, आर्यन ये क्या है, एक दरवाजा, हम इतने समय से यहाँ है, हमें पता भी चला कि यहाँ कोई दरवाजा है, मुझे भी अभी पता चला है, चलो चलकर देखते हैं क्या है इसके पीछे। इतना बोलकर आर्यन ने दरवाजा खोल दिया। आखिर क्या है गुप्त द्वार के पीछे। एपिसोड 204। आर्यन को अपने आयामी दुनिया की हवेली में एक खुफिया दरवाजा मिला। जब आर्यन उस दरवाजा खोल रहा था उसी वक्त वहां पर ब्लैकी आ जाता है। ब्लैकी के आने के बाद आर्यन ने उसे सब कुछ बताया। उसके बाद आर्यन ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला आर्यन को सामने एक सीढ़ी थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। उस सीढ़ी को देखकर आर्यन और ब्लैकी नीचे की तरफ जाने लगा। उस जगह पर काफी अंधेरा था, इसलिए आर्यन और ब्लैकी को कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए आर्यन ने अपने हाथ में आग जला लिया जिससे आसपास रोशनी हो गई। तभी आर्यन को सीढ़ी की बगल की दीवारों पर कुछ मसाले दिखी जिसे देखकर आर्यन ने एक मसाला उठा लिया और उसमें आग लगा दिया। मसाल में आग लगाने की वजह से सीढ़ी के आसपास रोशनी होने लगी। उसके बाद आर्यन आगे बढ़ते हुए मसाले जलाते जा रहा था जिसकी वजह से अंधेरी जगह पर रोशनी होने लगी। सीढ़ी से उतरते हुए आर्यन और ब्लैकी एक तहखाने में पहुंच गया। वहां पर भी बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसलिए आर्यन ने वहां मौजूद मसालों को जला दिया जिसकी वजह से तहखाने में रोशनी हो गई।
रोशनी होने के बाद आर्यन और ब्लैकी ने देखा कि तहखाना हवेली जितना ही बड़ा था, जितनी दूर में हवेली फैली हुई थी उतनी ही दूर में तहखाना भी था। रोशनी की वजह से आर्यन को तहखाना साफ साफ दिखाई दे रहा था। तहखाने को देखते हुए आर्यन ब्लैकी से बोला, ब्लैकी ये तहखाना तो बहुत बड़ा है, मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से देखता हूँ कि यहाँ कुछ है कि नहीं। इतना बोलकर आर्यन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति फैला दी। उसके बाद आर्यन पूरे तहखाने की जांच करने लगा। तभी आर्यन को तहखाने के पश्चिमी भाग में एक कब्र दिखा जिससे पवित्र ऊर्जा निकल रही थी। उस कब्र को देखने के बाद आर्यन ब्लैकी के साथ कब्र की तरफ चला गया। कब्र के पास पहुंचकर आर्यन ने उस कब्र को छुआ। जैसे ही आर्यन ने उस कब्र को छुआ वो कब्र और तेज रोशनी के साथ चमकने लगी और तभी उस कण से एक ऊर्जा निकली और इंसान के रूप में बदल गई। उस इंसान की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। जैसे ही ब्लैकी ने उस इंसान को देखा वो चौंक गया और बोला, महर्षि मार्तंड पूर्ण विराम। जैसे ही आर्यन ने ब्लैकी से सामने वाले इंसान का परिचय सुना वो चौंक गया और बोला, ब्लैकी क्या यही महर्षि मार्तंड है? आर्यन की बात सुनकर ब्लैकी ने सहमति में सिर हिला दिया। ब्लैकी को सहमत होते देखकर आर्यन महर्षि मार्तंड को एक पल देखा। उसके बाद आर्यन ने महर्षि मार्तंड को हाथ जोड़ते हुए प्रणाम किया और बोला, प्रणाम महर्षि मार्तंड, कल्याण हो। तुम्हारा नाम क्या है? योद्धा महर्षि मार्तंड ने कहा, मेरा नाम आर्यन है। महर्षि आर्यन ने कहा, आर्यन अच्छा नाम है। तुमने मेरे आयामी दुनिया को प्राप्त कर लिया, इससे साबित होता है कि तुम एक महान योद्धा हो। महर्षि मार्तंड ने कहा, धन्यवाद महर्षि, आपके इस आयामी दुनिया का मुझे बहुत फायदा हुआ है और साथ में अपने मुझे एक शक्तिशाली तिलिस्मी जानवरों की सेना दी। इन सब के लिए आपका धन्यवाद। आर्यन ने कहा, ये सब मैंने तुम्हें दी नहीं है आर्यन, तुमने अपने शक्ति और सामर्थ्य से प्राप्त किया है और मैं बहुत समय से तुम्हारे यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम आ गए हो तो मैं अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दूंगा। महर्षि मार्तंड ने कहा। महर्षि मार्तंड की बात सुनकर आर्यन ने एक बार ब्लैकी को देखा, फिर महर्षि मार्तंड को देखा और बोला, महर्षि आपने पहले ही मुझे बहुत कुछ दे दिया है, क्या अब भी कुछ बाकी है जो आप हमें देना चाहते हैं? जो तुमने अब तक हासिल किया है वो तो सिर्फ एक दिखावा जो वास्तविक है जो यहाँ है, महर्षि मार्तंड ने कहा। महर्षि मार्तंड की बात सुनकर आर्यन और ब्लैकी सोच में पड़ गया। आर्यन मन ही मन बोला, आखिर ऐसा क्या है जो महर्षि मार्तंड मुझे देना चाहते हैं? आर्यन को सोचते देखकर महर्षि मार्तंड ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो आर्यन, तुम यही सोच रहे हो कि आखिर मैं तुम्हें क्या देने वाला हूँ। जी मैं यही सोच रहे हो कि आप मुझे क्या देने वाले हैं, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर महर्षि मार्तंड ने कहा, मैं जो तुम्हें देने वाला हूँ वो ये आयामी दुनिया का पूर्ण नियंत्रण। दूसरा। इतना बोलकर महर्षि मार्तंड ने अपना हाथ हिलाया। उनके ऐसा करते ही कब्र टुकड़ों में बिखर गया और उस कब्र से कुछ चमकते हुए हीरे बाहर आ गए। वो हीरे दो थे, एक लाल और एक हरा। उन दोनों से अत्यधिक ऊर्जा निकल रही थी जिसे देखकर आर्यन मन ही मन बोला, ये दोनों हीरे तो बहुत शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। आर्यन को हीरे को देखते हुए देखकर महर्षि मार्तंड बोले, आर्यन ये एक हीरा जिससे लाल ऊर्जा निकल रही है उसमें संहार की शक्ति समाहित है और जो पीला हीरा है उसमें आयामी शक्ति समाहित है। जैसे ही तुम दोनों हीरे की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लोगे तुम्हारे पास संहार और आयामी शक्ति आ जाएगी। क्या तुमने कभी इन दोनों शक्तियों के बारे में सुना है? जी महर्षि मैंने है। ये दोनों शक्ति प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। पहला संहार की शक्ति जिससे सृष्टि का भी संहार किया जा सकता है और आयामी शक्ति की सहायता से आयामी शक्ति का धारक कहीं भी आ जा सकता है। इसकी सहायता से किसी को मारा भी जा सकता है। आर्यन ने कहा, सही कहा तुमने, तुम तो बड़े ज्ञानी हो आर्यन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी कम आयु में इतने ज्ञानी बन गए हो। महर्षि मार्तंड ने कहा। महर्षि मार्तंड की बात सुनकर ब्लैकी ने कहा, आपने सही कहा महर्षि, आर्यन का ज्ञान बहुत अधिक है क्योंकि आर्यन एक युद्ध देवता का पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म हो आर्यन। ब्लैकी की बात सुनकर महर्षि आश्चर्यचकित हो गए और आर्यन को देखने लगे। कुछ पल देखने के बाद महर्षि ने कहा, तुम किस देवता के? युद्ध देवता रुद्र, आर्यन ने कहा। आर्यन का जवाब सुनकर महर्षि अविश्वास के साथ आर्यन को देखने लगे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने युद्ध देवता रुद्र खड़ा। कुछ पल आर्यन को देखने के बाद महर्षि ने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरी शक्ति तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी। इसलिए आर्यन मुझे वचन दो कि तुम मेरी दी हुई शक्ति किसी को नहीं दोगे। मैं आपको वचन देता हूँ महर्षि, मैं आपकी दी हुई किसी भी शक्ति का ज्ञान किसी को नहीं दूंगा, लेकिन महर्षि हवेली के पुस्तकालय में जो किताब उसमें लिखे मंत्र तो मैं सबको दे सकता हूँ। आर्यन ने कहा, हाँ तुम उस किताबों ले लिखे मंत्र किसी को भी दे सकते हो और अब तुम इन दोनों हीरो को अपने पास रख लो और जब चाहो इसकी शक्ति को धारण कर सकते हो, महर्षि ने कहा। महर्षि की बात सुनकर आर्यन ने हवा में उड़ रहे दोनों हीरो को पकड़ा और अपनी स्टोरेज में रख लिया। उसके बाद महर्षि मार्तंड ने अपने हाथों में ऊर्जा इकट्ठा किया और उसे आर्यन के दिमाग में भेज दिया, जिससे आर्यन का सिर कुछ पल के लिए चकरा गया। उसके बाद महर्षि बोले, आर्यन अब तुम इस आयामी दुनिया को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हो। यहाँ आने के लिए तुम्हें किसी दरवाजे की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें सोचने की जरूरत है और तुम आयामी दुनिया में पहुंच जाओगे।
उस शक्ति को पाने के बाद आर्यन ने झुककर महर्षि मार्तंड को प्रणाम किया। तभी महर्षि मार्तंड का शरीर गायब होने लगा। गायब होते हुए महर्षि मार्तंड आर्यन से बोले, अब मेरे जाने का समय हो गया है, आर्यन अलविदा। इतना बोलने के साथ महर्षि मार्तंड गायब हो गए। उसके बाद आर्यन और ब्लेकी ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों तहखाने से बाहर निकल गया। तहखाने से बाहर निकलने के बाद आर्यन ब्लेकी से बोला, ब्लेकी मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, न जाने इस बार कितना समय लगेगा। ठीक है आर्यन, तुम ध्यान करो, मैं सबको बता दूंगा, ब्लेकी ने कहा। ब्लेकी को कुछ और समझाने के बाद आर्यन सबसे दूर अपने गुरुजी के आश्रम के पास पहुंच गया और एक एकांत जगह देखकर बैठ गया और लाल हीरे को बाहर निकाल लिया और उस पर एक बूंद खून का गिरा दिया, जिसके तुरंत बाद हीरे से लाल रंग की भयानक ऊर्जा निकलने लगी। उस ऊर्जा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ऊर्जा सब कुछ नष्ट कर देगी। उस ऊर्जा की वजह से आसपास के पेड़ पौधे नष्ट हो गए। ये देखकर आर्यन जल्दी से ध्यान में गया और लाल ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने लगा। जैसे ही आर्यन ने लाल ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करना शुरू किया, आसमान में लाल बिजली चमकने लगी, आसमान खूनी लाल हो गया, हवाएं चलने लगी। ये दृश्य बहुत भयानक था। जब हर्षिता सूजन की शक्ति को अपने अंदर समाहित कर रही थी, उस वक्त भी प्रकृति में हलचल हुई थी, लेकिन अभी जो हलचल हो रही थी वो उस हलचल से कई गुना अधिक भयानक था। आर्यन जिस वक्त संधार की शक्ति को अपने अंदर समाहित कर रहा था, उस वक्त आठों लोगों के आसमान भी लाल हो गए थे। ये दृश्य देखकर लोगों की रूह कांप उठी। सबको लगने लगा था कि प्रलय आने वाली है। जब रायगढ़ के लोगों ने आसमान को लाल होते हुए देखा तो सब डर गए। लाल आसमान को जब ब्रह्म शक्ति गुरुकुल के शिष्यों ने देखा तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी आसमान की तरफ देखते हुए राजकुमारी तान्या बोली, आखिर ये क्या हो रहा है आसमान में। तभी सागर बोला, बाहर इतनी हलचल मची हुई है और आर्यन कहाँ गायब है? क्या वो अपने कमरे में सो रहा है? जाकर उठाओ उस, शायद उसे पता होगा कि आसमान में क्या हो रहा है। सागर की बात सुनकर तन्मय बोला, तुम सब आर्यन से उम्र में बड़े हो, तब तुम सबको कुछ ज्ञात नहीं है, फिर आर्यन को कैसे ज्ञात होगा? तन्मय की बात सुनकर सागर बोला, आर्यन के ज्ञान की प्रशंसा खुद ब्रह्मऋषि करते हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि आर्यन को इसके राज का ज्ञान होगा। सागर की बात सुनकर तान्या एक सैनिक को आदेश देते हुए बोली, जाओ आर्यन को बुला लाओ जल्दी। तान्या का आदेश मिलते ही वो सैनिक आर्यन के कमरे की तरफ भाग, जहां इस वक्त आर्यन का क्लोन ध्यान में बैठा हुआ था। उसका शरीर भी हल्का हल्का लाल होने लगा था, जिसे देखकर आर्यन का क्लोन मुस्कुरा रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसे सुनकर आर्यन बोला, क्या बात है? जी वो राजकुमारी ने आपको बुलाया है, बाहर कुछ हो रहा है जिससे सब परेशान है, सैनिक ने बाहर से ही कहा। सैनिक की बात सुनकर आर्यन जल्दी से खड़ा हुआ और बाहर निकला। जैसे ही सैनिक ने आर्यन के हल्के लाल चेहरे को देखा तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ और वो आर्यन के पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही आर्यन बाहर पहुंचा, सागर बोला, आर्यन आसमान में देखो, ये क्या हो रहा है? संसार में सूचना मिली है कि ये हर जगह हो रहा है। सागर की बात सुनकर आर्यन आसमान की तरफ देखा। जब उसने लाल आसमान को देखा तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि ये वैसा ही लाल था जैसा आयामी दुनिया में आसमान लाल था। कुछ पल आश्चर्यचकित रहने के बाद आर्यन मुस्कुराने लगा। आर्यन को मुस्कुराते हुए देखकर तन्मय थोड़ा गुस्से में बोल, यहाँ सब चिंतित है और तुम मुस्कुरा रहे हो। तन्मय को गुस्से में देखकर आर्यन बोला, युवराज ये चिंता का विषय तो है, लेकिन आपके लिए नहीं, उसके लिए जिससे उस योद्धा की दुश्मनी है, जिसकी वजह से आसमान लाल हो रहा है। आर्यन की बात किसी को समझ नहीं आई तो रायगढ़ महाराज ने कहा, आर्यन तुम विस्तार से कुछ बता सकते हो? महाराज, ये जो आसमान लाल हो रहा है, ये उस बात का प्रमाण है कि कोई योद्धा संहार की शक्ति को धारण कर रहा है। इस शक्ति को लाखों सालों में कोई एक ही धारण कर पाता है और आज इस शक्ति को कोई धारण कर रहा है। आर्यन ने कहा, क्या आर्यन संपूर्ण रूप से संहार की शक्ति को धारण कर पाएगा? एपिसोड 205। आर्यन ने सबको बताया कि कोई योद्धा संहार की शक्ति को धारण कर रहा है, जिसके बाद वो योद्धा अजय हो जाएगा। आर्यन की बात सुनकर सभी ने एक पल आर्यन को देखा और फिर आसमान की तरफ, जो पूरी तरह से लाल हो रहा था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई संहार जैसे महान शक्ति को धारण कर रहा है। कुछ पल आसमान को देखने के बाद महाराज बोले, आखिर कौन है वो योद्धा जो संहार जैसे महान शक्ति को धारण कर रहा है? मैं धारण कर रहा हूँ, एक आवाज वहां गूंजी। सब लोग उस वक्त आसमान की तरफ देख रहे थे। तभी ये आवाज सुनाई और सब ने आवाज की दिशा में देखा तो बोलने वाला आर्यन ही था। सब आश्चर्य में आर्यन को देखने लगे। तभी तन्मय बोला, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो आर्यन? तुम इस वक्त हमारे साथ हो तो तुम इस महान शक्ति को धारण कैसे कर सकते हो? तन्मय की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराने लगा और बोला, आपको सच में लग रहा है कि मैं यहाँ हूँ युवराज तन्मय? आर्यन की बात सुनकर तन्मय कुछ बोलने ही वाला था कि मृणाली चौंकते हुए बोली, तुम आर्यन के क्लोन हो? मृणाली की बात सुनकर जो आर्यन के क्लोन के बारे में नहीं जानते थे वो चौंक गए और आर्यन को देखने लगे। उन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उन सब के सामने जो है वो आर्यन का क्लोन है।
आर्यन नहीं। आर्यन के क्लोन को देखते हुए सागर बोला। आर्यन इस वक्त कहाँ है? वो ध्यान कर रहा है, इसलिए अब मैं उसके पास जा रहा हूँ और मुझे तब तक कोई परेशानी नहीं करेगा जब तक किसी के जीवन मृत्यु का प्रश्न न हो। इतना बोलकर आर्यन का क्लोन तेजी में वहां से निकल गया और सब उसे जाते हुए देखते रह गए। दूसरी तरफ आयामी दुनिया में आर्यन का शरीर पूरी तरह से लाल हो गया था। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी सप्तरंगी ऊर्जा लाल हो रही है और उसके सोल वर्ल्ड में मौजूद हर एक शक्ति संघार की शक्ति से मिलकर लाल हो रही है। आर्यन की बिजली लाल बिजली में बदल गई थी, यहाँ तक आर्यन की पारदर्शी हवा की शक्ति भी संघार की शक्ति के साथ मिलकर लाल शक्ति में बदल गई थी। आर्यन अपने अंदर की बढ़ती शक्ति को महसूस कर पा रहा था। आर्यन ने पिछले जन्म में एक बार संघार ई शक्ति को धारण करने का सोचा था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया था, इसलिए उसे संघार की शक्ति के बारे में जो भी जानकारी थी वो किताबों से ही थी। आर्यन ने ये पढ़ा था कि संघार का देवता एक तरह से युद्ध देवता ही होता था, लेकिन उसकी शक्ति युद्ध देवता से अधिक होती थी। संघार का देवता किसी भी शक्ति या पूरे संसार का संघार कर सकती थी, और अगर कोई योद्धा इस शक्ति को धारण कर रहा है और इसे संभाल नहीं पाया तो ये शक्ति उसी का नाश कर देती थी। इसलिए लाखों सालों में कोई एक संघार की शक्ति को धारण करके संघार का देवता बन पाता था। करीब 1 महीने बाद आर्यन का पूरा शरीर आंखें खूनी लाल हो गई। अगर कोई इस वक्त आर्यन को देख लेता तो वो डर से ही मर जाता। आर्यन की अंदरूनी ऊर्जा सप्तरंगी से खूनी लाल हो गई। आर्यन की सोल वर्ल्ड की हर एक शक्ति में संघार की शक्ति समाहित हो गई थी। आर्यन ध्यान में ही था, तभी संघार शक्ति हीरा से एक शक्ति निकली और आर्यन के सोल वर्ल्ड में चली गई। आर्यन ने जब उस ऊर्जा की जांच की तो आर्यन को पता चला कि वो एक फरसा था जो एकदम खूनी लाल था। आर्यन उस फरसे की जांच कर ही रहा था, तभी आर्यन को अपने अंदर एक अजीब ऊर्जा महसूस हुई, जिसे महसूस कर आर्यन मन ही मन बोला, ये कौन सी ऊर्जा है और जब से ये ऊर्जा मेरे अंदर आई है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अपने दिमाग में काबू नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब महसूस करने के बाद आर्यन अपने दिमाग को काबू में करने की कोशिश करने लगा। तभी आर्यन को एहसास हुआ कि ये तो क्रोध की शक्ति है। जो भी संघार की शक्ति को धारण करता है उसे क्रोध की शक्ति को झेलना पड़ता है। अगर उसने क्रोध जो एक विकार है उस पर विजय प्राप्त कर लिया तो संघार की शक्ति को काबू करने में एक चरण आगे बढ़ जाएगा। ये सब समझ आते ही आर्यन क्रोध पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करने लगा। क्रोध की शक्ति उसे वो सब याद दिला रही थी जो उसके पीड़ा का कारण था, जिसकी वजह से आर्यन कई बार गुस्से में आ गया था। लेकिन फिर आर्यन सबको नजरअंदाज करते हुए क्रोध की शक्ति पर विजय पाने की कोशिश कर रहा था। अगर आर्यन एक विकार पर विजय पाने में असफल रहा तो संघार की शक्ति उसी का अंत कर देती। ये सब जानते हुए भी आर्यन ने संघार की शक्ति को धारण करने का सोचा, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ युद्ध देवता की शक्ति से वो कालकेय का अंत नहीं कर सकता है। करीब 1 घंटे के प्रयास के बाद आर्यन ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया, जिसके बाद उसका दिमाग शांत हो गया। ऐसे ही बारी बारी से सभी विकारों का हमला आर्यन पर होता रहा और उन विकारों पर विजय प्राप्त करता गया। करीब 1 महीने बाद आर्यन ने सभी विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन आर्यन अब भी ध्यान में ही था और हीरे से ऊर्जा निकलकर आर्यन के शरीर में जा रही थी। तभी आर्यन के सोल वर्ल्ड में एक और शक्ति प्रवेश करती है, जिसे महसूस कर आर्यन सोल वर्ल्ड की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसके सोल वर्ल्ड में एक और लाल तलवार है जो पहले वाले तलवार से अधिक शक्तिशाली है। ऐसे ही आर्यन को और भी शक्तियां मिली, जैसे लाल गदा, लाल तीर और लाल शूल। इन सभी अस्त्रों में संघार की शक्ति थी। 1 हफ्ते और ऊर्जा अपने अंदर समाहित करने के बाद अचानक हीरे में दरार आ गई और ऊर्जा निकलना बंद हो गया, जिसे महसूस कर आर्यन ने अपनी लाल आंखें खोली तो वो चौंक गया, क्योंकि उसके सामने एक लाल इंसान खड़ा था। उस लाल इंसान को कुछ पल देखने के बाद आर्यन बोला, आप कौन है? आर्यन का सवाल सुनकर वो लाल इंसान गंभीर आवाज में बोल, मैं आखिरी संघार देवता हूँ। मुझे तो लगा था अब इस संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो संघार की शक्ति को धारण कर सके, लेकिन आज लाखों सालों बाद तुमने इसे धारण कर ही लिया। लाल इंसान की बात सुनकर आर्यन शॉक हो गया। कुछ पल शॉक में रहने के बाद आर्यन बोला, मतलब मैंने जो शक्ति धारण की है वो आपकी शक्ति थी? हाँ, ये मेरी शक्ति है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने पहले भी किसी शक्तिशाली देवता की शक्ति कप अपने अंदर समाहित किया है? मुझे महसूस हो पा रहा है कि तुम्हारे अंदर किसी युद्ध देवता की ऊर्जा है। संघार के देवता की बात सुनकर एक पल के लिए आर्यन शॉक हो गया, लेकिन उसने संघार देवता को सब कुछ बताने का सोचा और बोला, जी हाँ, मेरे अंदर युद्ध देवता की ऊर्जा है, क्योंकि पिछले जन्म में मैं एक युद्ध देवता था और ये मेरी ही ऊर्जा है जो आपको महसूस हो रहा है। अच्छा, तो तुम भी एक देवता हो, वो भी युद्ध देवता, तभी तुम मेरी शक्ति को धारण कर पाए हो, संघार देवता ने कहा। संघार देवता को देखते हुए आर्यन के मन में कुछ आया और वो बोला, संघार देव, आप तो एक पौराणिक देवता है, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछ सकते हो, बोलो क्या पूछना चाहते हो? संघार देवता ने कहा। संघार देवता, अगर मैंने संघार की शक्ति को धारण कर लिया है तो क्या मैं सृजन की शक्ति को धारण कर सकता हूँ? आर्यन ने कहा।
आर्यन की बात सुनकर जवाब देने से पहले संघार देव कुछ पल चुप रहे, उसके बाद बोले, मेरे जन्म से हजारों साल पहले एक देवता हुआ करते थे जिसके नाम था महारुद्र देव। मैंने किताबों में पढ़ा था कि उन्होंने प्रकृति के तीनों गुणों को धारण कर चुके थे, अर्थात तत्सृजन शक्ति, पालन शक्ति और संहार शक्ति को धारण कर पाए थे। लोगों का मानना था कि वो परमेश्वर के अवतरण थे, इसलिए वो ऐसा कर पाए थे क्योंकि इन तीनों शक्तियों को एक शरीर में धारण करना संभव थे। हाँ, अगर कोई अवतार है तो वो धारण कर सकता है, लेकिन किसी देवता ने ऐसा करने की कोशिश की तो मृत्यु संभव है। इसलिए ये ख्याल दिमाग से निकाल दो और अब मैं करता हूँ जो करने में आया हूँ। इतना बोलकर संघार देव ने अपने हाथ आगे किए, तभी उनके हाथों से ऊर्जा निकलकर उसके सामने एक आकर लेने लगी। उस आकृति में आस पास की ऊर्जा भी समाहित होने लगी। कुछ ही समय में संघार देव की ऊर्जा और आसपास की ऊर्जा एक त्रिशूल में बदल गई, जिसका रंग लाल था। उस त्रिशूल के तैयार होने के बाद संघार देव बोले, आर्यन तुम अब संघार देव बन चुके थे, अब तुम एक देवता हो, इसलिए इस त्रिशूल को धारण करो और बन जाओ, संपूर्ण रूप से संघार देवता बन जाओगे। तुम इस त्रिशूल से किसी का भी, यहाँ तक किसी परम देव का भी अंत कर सकते हो। इतना बोलकर संघार देव ने वो त्रिशूल आर्यन की तरफ भेज दिया। वो त्रिशूल तेजी में आकर आर्यन के शरीर में समाहित हो गया, जिसके बाद आर्यन ने अपने अंदर अत्यधिक ऊर्जा महसूस की। आर्यन अब एक देवता बन चुका था जिसकी शक्ति अपार थी। त्रिशूल देने के बाद संघार देवता बोले, आर्यन मुझे विश्वास है कि तुम संघार की शक्ति का प्रयोग केवल न्याय के लिए करोगे, कभी किसी पर अन्याय नहीं करोगे। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपनी शक्ति का प्रयोग केवल न्याय और रक्षा के लिए करूंगा, आर्यन ने कहा। आर्यन के वचन देते ही संघार देव धीरे धीरे गायब हो गए और उनके पीछे छूट गया एक छोटा सा ऊर्जा पुंज जो आर्यन के दिमाग में समाहित हो गया। उस ऊर्जा पुंज के अपने दिमाग में समाहित होने के बाद आर्यन का शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही समय में आर्यन का शरीर पहले जैसे होने लगा, लेकिन आर्यन की अंदरूनी ऊर्जा अब पूरी तरह से लाल हो गई थी। संघार देव के जाने के बाद और अपने शरीर को पहले जैसे देखने के बाद आर्यन ध्यान में बैठ गया और अपने शरीर की जांच करने लगा। तभी आर्यन ने देखा कि उसके अंदर की दिव्य हड्डी भी लाल हो गई है और पूरे शरीर में फैल गई है। ये देखकर आर्यन ने अपने सोल वर्ल्ड की जांच की तो आर्यन को पता चला कि उसके सोल वर्ल्ड में बहुत अधिक दिव्य शक्तियां मौजूद है। जब आर्यन ने दिव्य हड्डियों से जुड़ी शक्तियों का पता लगाया तो उसे पता चला कि उसके पास दिव्य हड्डी से जुड़ी 20 शक्तियां हैं, जिनमें 2 दिव्य तलवार जिन पर हड्डी के निशान बने हुए थे, फरसा, भाला, एक मुशल, इसी तरह कई और शक्तियां थी जिन पर हड्डी के निशान बने हुए थे। आर्यन ने जो शक्तियां दैवीय दिल से प्राप्त की थी वो सब भी दिव्य स्तर पर पहुंच गई थी। आर्यन ने दिव्य दिल के 10 स्तर हासिल कर लिए थे, जिनसे आर्यन को और भी शक्तिशाली अस्त्र मिले थे जो पहले से दिव्य स्तर पर थे। आर्यन को 3 क्लोन भी मिले जो दिव्य स्तर के थे। आर्यन के पास अब कुल 5 क्लोन थे जो दिव्य स्तर के थे। सब कुछ जांचने के बाद आर्यन मन ही मन बोला, अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं देवता बन चुका हूँ, इसलिए कुछ समय के लिए मैं अपनी शक्ति को दबा देता हूँ और जरूरत पड़ेगी उसके बाद इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद आर्यन ने अपनी शक्ति को दबा दिया और अर्धव शक्ति क्षेत्र का योद्धा बन गया। उसके बाद आर्यन ध्यान से उठा और आयामी दुनिया से बाहर निकल गया। आर्यन को अब आयामी द्वार खोलने की जरूरत नहीं थी, वो जब चाहे जहां चाहे आयामी दुनिया से जा सकता था। क्या आर्यन संघार की शक्ति से कालकेय का अंत कर पाएगा? एपिसोड 206। संघार की शक्ति को धारण करने के बाद आर्यन देवता बन चुका था। देवता बनने के बाद आर्यन आयामी दुनिया से निकलकर आर्यन रायगढ़ के राजमहल के अपने कमरे में लौट आया। कमरे में आने के बाद आर्यन कमरे से बाहर निकल गया और राजमहल के बगीचे की तरफ निकल गया, क्योंकि आर्यन के सभी दोस्त वहीं मौजूद थे। जैसे ही आर्यन वहां पहुंचा सब उसके पास आने लगे और आर्यन से संघार की शक्ति के बारे में पूछने लगे। सबकी जल्दबाजी को देखकर आर्यन ने सबसे पहले सबको शांत किया। उसके बाद संक्षेप में संघार की शक्ति के बारे में सबको बताया। जब सबने संघार की शक्ति के बारे में सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसके पास संघार की शक्ति उससे टकराना मुश्किल होगा। कुछ समय और सब ने बात करने के बाद सब खाना खाने के लिए चले गए। खाना खाने के बाद सब रायगढ़ महाराज से बात करने के लिए बैठ गए। वहां पर तान्या की माँ भी मौजूद थी। कुछ समय बात करने के बाद रायगढ़ महाराज आर्यन से बोले, युवराज हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी बोलिए महाराज, यह बात है। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, जी वो हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी से विवाह कर लीजिए। देखिए हम जानते हैं कि इसके बारे में आपके परिवार से बात करनी चाहिए ना, कि आपसे हम उनसे भी बात कर लेंगे, पहले आप हाँ कर दीजिए, महाराज बोले। महाराज की बात सुनकर आर्यन और उसके सभी दोस्त शॉक हो गए। सबसे ज्यादा शॉक तो मृणाली हो गई थी। वो भी आर्यन से प्यार करती थी और वो ही आर्यन से विवाह करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं और आर्यन के बोलने का इंतजार करने लगी। कुछ पल शॉक में रहने के बाद आर्यन बोला, महाराज अभी मैंने इन सब के बारे में नहीं सोचा हूँ, अभी मेरे पास बहुत सारे कार्य करने हैं जिसके लिए मुझे समय चाहिए, इसलिए मेरे पास अभी विवाह करने का समय नहीं है। उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जब आप तैयार हो जाएंगे उसी समय विवाह होगा। आज से तान्या आपकी हुई, महाराज ने कहा। अपने पिता की बात सुनकर तान्या जो वहीं बैठी थी वो शर्माने लगी और अपने सिर को झुका ली। वही महाराज की बात सुनकर आर्यन शॉक हो गया और बोला,
महाराज आप मुझ पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? अभी आप मुझे जानते ही है। कितना? जितना जानना था उतना काफी है, इसलिए अब से तान्या आपके साथ ही रहेगी, महाराज ने कहा। महाराज की बात सुनकर आर्यन और मृणाली पहले से ज्यादा शॉक हो गए। कुछ पल शॉक में रहने के बाद मृणाली बोली, लेकिन महाराज तान्या आर्यन के साथ कैसे रह सकती है? आखिर आर्यन गुरुकुल में रहता है जहां किसी बाहरी के आने की अनुमति नहीं है सिवाय शिष्य के सेवक के, लेकिन आर्यन तो अपना सेवक पहले ही चुन चुका है। ये अब आर्यन की समस्या है कि तान्या कहाँ रहेगी। मृणाली से इतना बोलकर महाराज आर्यन के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, मना मत करना आर्यन, ये एक राजपरिवार के सम्मान की बात है। वैसे भी तान्या एक दिन कोबरा के कैद में थी, हम जानते हैं कि मेरी बेटी सुरक्षित थी, लेकिन कोई और तो ये बात नहीं मानेगा। महाराज की बात सुनकर और जुड़े हाथ देखकर आर्यन उनके हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, महाराज आपने तो ये सब बोलकर मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। कैसा धर्म संकट आर्यन? महाराज ने कहा, वो ये महाराज कि मैंने किसी को विवाह का वचन दिया है, अगर मैंने वो वचन नहीं निभाया तो उस लड़की का अपमान होगा और मैं वो कर नहीं सकता हूँ। आर्यन ने कहा, ये भी कोई धर्म संकट है? आर्यन, राजपरिवार के सदस्य तो एक से अधिक विवाह करते हैं, इसलिए आप उस लड़की से भी विवाह कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। महाराज ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं पहले विवाह उसी लड़की से करूंगा जिसे मैंने वचन दिया है। आर्यन ने कहा, मुझे को आपत्ति नहीं है। तान्या खुशी खुशी बोली। दोनों के तैयार होते ही महाराज ने तान्या का हाथ आर्यन के हाथ में दे दिया। ये देखकर मृणाली थोड़ी उदास हो गई, लेकिन तुरंत मृणाली को ख्याल आया कि आर्यन एक से अधिक विवाह कर सकता है। ये याद आते ही उसकी उदासी गायब हो गई। उसके बाद मृणाली बोली, आर्यन तो तान्या को तुम कहाँ रखोगे? मृणाली की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और अपने कलाई को सहलाया। उसके ऐसा करते ही आयामी दुनिया का दरवाजा खुला गया, जिसे देखकर सब शॉक हो गए, क्योंकि आयामी दुनिया सबके पास नहीं होते थे, लेकिन आर्यन के पास तो अपना आयामी दुनिया था। आयामी द्वार खुलने के बाद आर्यन बोला, मिडू। आर्यन के इतना बोलते ही आयामी द्वार से एक बड़ा तोता बाहर आया, जिसे देखकर सब चौंक गए और तोते को देखने लगे। तभी सभी को और ज्यादा शॉक करते हुए मिडू एक इंसान में बदल गया और आर्यन के सामने झुकते हुए बोला, उस्ताद आपने मुझे बुलाया? हाँ मिडू, ये है राजकुमारी तान्या, मेरी अच्छी दोस्त, तुम इसे हवेली ले जाओ और आज ये वही रहेगी। सबको बता देना, ब्लैकी को बता देना कि 3 सम्मान मेरा है, उतना ही सम्मान होना चाहिए। आर्यन तान्या की तरफ इशारा करते हुए बोला। मिड्डू से बात करने के बाद आर्यन तान्या से बोला, राजकुमारी तान्या, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जहां जा रही है वहां पर समय समय पर मेरे परिवार के सदस्य आते रहते हैं, इसका ध्यान रखना। और एक बात, जब तक यहाँ एक दिन बीतते हैं, आयामी दुनिया में 120 दिन बीत जाते हैं। अब जाओ, जल्दी मिलता हूँ। आर्यन की बात सुनकर तान्या ने सहमति में सिर हिला दिया। उसके बाद अपने परिवार से मिलकर तान्या मिड्डू के साथ आयामी दुनिया में चली गई। तान्या के जाने के बाद आर्यन तान्या के पिता से बोले, महाराज अब हम भी चलते हैं, गुरुकुल में ब्रह्मऋषि इंतजार कर रहे होंगे। आर्यन की बात सुनकर रायगढ़ महाराज ने सहमति में सिर हिलाकर सम्मान पूर्वक सबको विदा किया। रायगढ़ राज्य के राजमहल से कुछ दूर आने के बाद आर्यन ने ब्रह्मऋषि के द्वारा दिए गए पत्थर निकाला। उसके बाद सबने पत्थर पर हाथ रखा। ऐसा करते ही पत्थर से रोशनी आने लगी और वो सब रोशनी में गायब हो गए। जब वो सब वापस प्रकट हुए थे तो छात्रावास के मैदान में थे। वहां पहुंचने के बाद वो सब सीधे ब्रह्मऋषि के पास जाने के लिए निकल गए। कुछ ही समय में वो सब ब्रह्मऋषि के सामने खड़े थे। उन सबको देखकर ब्रह्मऋषि ने सबकी तारीफ की। उसके बाद सबको कुछ इनाम दिए। उसके बाद ब्रह्मऋषि ने सभी के सेवकों की संख्या बढ़ा दी। अब आर्यन 4 सेवक रख सकता था। कुछ समय सभी से बात करने के बाद ब्रह्मऋषि ने सबको भेज दिया आर्यन छोड़कर। आर्यन को उन्होंने रोक लिया। सबके जाने के बाद ब्रह्मऋषि आर्यन को देखते हुए बोले, तुम सबसे अपना सच छुपा सकते हो, मुझसे नहीं, संहार देवता आर्यन। ब्रह्मऋषि की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराने लगा और बोला, तब तो आपको तान्या के बारे में भी मालूम होगा ही। हाँ मालूम है, इसलिए तो तुम्हारे लिए सेवकों की संख्या बढ़ा दी है। लेकिन अब तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है। ये गुरुकुल साधारण शिष्यों के लिए है, किसी देवता के लिए नहीं। ब्रह्मऋषि ने कहा, मैं जानता हूँ, इसलिए बहुत जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे भी मेरे पास बहुत काम है, तो अब मैं चलता हूँ, थोड़ा आराम करना है, उसके बाद ध्यान करना है। इतना बोलकर आर्यन ने ब्रह्मऋषि को प्रणाम किया और वहां से गायब हो गया। ब्रह्मऋषि के पास से गायब होकर आर्यन सीधे अपने गुरुकुल वाले घर पर पहुंचा और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। कुछ घंटे आराम करने के बाद आर्यन उठा और आयामी दुनिया में चला गया। वहां जाकर वो तान्या से मिला और उसे लाइब्रेरी लेकर गया और बोला, वहां बहुत सारे मंत्र की किताबें हैं, जो भी मंत्र तुम्हें पसंद आए उसका ध्यान कर सकती हो तुम। आर्यन की बात सुनकर तान्या आर्यन के करीब गई। उसके बाद आर्यन के गले में अपने हाथ डालते हुए बोली, क्या तुम हमेशा मंत्रों और शक्तियों के पीछे भागते रहते हो? कुछ प्यार की बातें भी कर लिया करो, आखिर मैं तुम्हारी होने वाले पत्नी हूँ। तान्या की बात सुनकर आर्यन अपने गले से तान्या के हाथ हटाते हुए बोला, अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो तो अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान दो, क्योंकि मैं बहुत जल्द दिव्य लोक जाने वाला हूँ।
क्या कहा दिव्य लोक, इसका मतलब तुम देवता बनोगे, पर यह संभव कैसे है? हजारों सालों से कोई देवता नहीं बना है, फिर तुम कैसे बनोगे देवता? तान्या चौंकते हुए बोली। हजारों सालों में मुझसे कोई देवता भी तो नहीं है आया है, अब तुम ध्यान करो मंत्रों का। मैं भी ध्यान करने जा रहा हूँ, आर्यन ने कहा। ठीक है, मैं ध्यान करने जा रही हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। इतना बोलकर तान्या ने आर्यन के गालों को चूम ली। उसके बाद लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगी। तभी तान्या की नज़र लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ी लड़की पर पड़ी जो शौक में थी। तभी आर्यन भी पीछे मुड़ा और उस लड़की को देखकर वो भी चौंक गया और बोला, हर्षिता तुम कब आई? आर्यन की बात सुनकर हर्षिता बोली, भैया मैं तब आई जब आप प्यार की बातें कर रहे थे। वैसे ये लड़की कौन है? क्या इसके बारे में रुद्रानी को मालूम है? हर्षिता से रुद्रानी का नाम सुनकर तान्या बोली, ये रुद्रानी कौन है? रुद्रानी वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हारे सामने जिक्र किया था। आर्यन बोला, वैसे भाई ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? हर्षिता बोली, ये राजकुमारी तान्या है, आज से ये यही रहेगी। अब तुम बताओ यहाँ से कुछ तुम्हें चाहिए? आर्यन ने कहा। हाँ, वो ब्लैकी ने बताया था कि आपने हमारे लिए कोई किताब निकाल के रखे हुए है। हर्षिता बोली, अरे हाँ। इतना बोलकर आर्यन ने एक रैक से कुछ किताब निकालकर हर्षिता को देते हुए बोला, ये तुम्हारी सृजन शक्ति से जुड़ी हुई है, एक बार देख लो, कुछ समझ ना आए तो पूछ लेने। ठीक है भाई, मैं देख लूंगी। वैसे भैया क्या हमारे परिवार को पता है हमारी नई भाभी के बारे में? हर्षिता मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, किसी को पता नहीं है। अब बहुत हो गई बात, मैं चलता हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से जान पहचान कर लो, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर आर्यन तान्या और हर्षिता को लाइब्रेरी में छोड़कर बाहर की तरफ निकल गया। आर्यन के जाने के बाद हर्षिता तान्या के पास आए और बोली, वैसे आप भैया से मिली कब? क्या आप भी गुरुकुल की शिष्या है? नहीं, वो आर्यन हमारे राज्य में आया था, हमारे साम्राज्य को एक मुसीबत से बचाने के लिए। तान्या बोली, क्या कहा आपने? भैया आपके राज्य में गए थे, वही आपको भैया से प्यार हो गया और आप उनके साथ यहाँ आ गई। आपके माता पिता ने कुछ नहीं कहा? हर्षिता बोली, उनकी अनुमति से आई हूँ आर्यन के साथ। वैसे हर्षिता तुम तो आर्यन के साथ बचपन से साथ रही हो, उसके बारे में कुछ बताओ? तान्या बोली, राजकुमारी तान्या, भैया हमारे साथ बचपन से नहीं रहे हैं, वो बचपन में ही हमसे दूर हो गए थे। 16 साल बाद घर लौटे थे, तब हम मिले थे। हर्षिता बोली। हर्षिता की बात सुनकर तान्या चौंकते हुए बोली, पर ऐसा क्यों? अर्जुन अपने घर से दूर क्यों जाना पड़ा? वो बाद में बताऊंगी, अभी हमें ध्यान करने चाहिए, कहीं भैया आ गए तो बहुत गुस्से करेंगे। इतना बोलकर हर्षिता तान्या को लेकर बाहर की तरफ चली गई। दूसरी तरफ आर्यन अपने स्थान पर पहुंच गया और ध्यान करने के लिए बैठ गया और आयामी हीरे को निकाल लिया। उसके बाद उसकी शक्ति को भी जायत किया और उसे अवशोषित करने लगा। आयामी हीरे से ऊर्जा निकलकर आर्यन में समाहित होने लगी, जिससे आर्यन का शरीर तेज रोशनी से चमकने लगा। जब रुद्रानी को तान्या के बारे में पता चलेगा तब उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? एपिसोड 207। आर्यन आयामी शक्ति को आयामी हीरे से अपने अंदर समाहित करने लगा, जिसके कारण आयामों में हलचल मचने लगा। ऐसा लग रहा था आयाम टूट रहे हैं, फिर भी आर्यन ध्यान से बाहर नहीं आया और आयामी शक्ति को अपने अंदर समाहित करता रहा। करीब 1 महीने तक आयामी शक्ति को अपने शरीर में समाहित करने के बाद आयामी शक्ति हीरे से ऊर्जा निकलने धीरे धीरे बंद हो गया। जब पूरी आयामी ऊर्जा को आर्यन ने आत्मसात कर लिया, उसके बाद आर्यन ने धीरे धीरे अपने आंखें खोली तो उसके आंखों में एक चमक थी जो धीरे धीरे शांत हो गई। ध्यान से उठने के बाद आर्यन हवेलियों में गया तो वहां कोई नहीं था। ये देखकर आर्यन गुरुकुल लौट आया। गुरुकुल लौटने के बाद आर्यन नीलामी घर पहुंच गया। जैसे ही आर्यन नीलामी घर पहुंचा, मृणाली के पिता ने आर्यन को 2 पोटली दी और बोले, इसमें 3000 सप्तरंगी पत्थर है। सप्तरंगी पत्थर को अपने स्टोरेज में रखने के बाद आर्यन नीलामी घर से बाहर निकल गया। नीलामी घर से निकलने के बाद आर्यन सेवक विभाग में गया और सेवक के रूप में तान्या का नाम लिखवा दिया। उसके बाद आर्यन घर लौट आया। घर लौटने के बाद आर्यन कार्तिक, धनंजय और तान्या को आयामी दुनिया से बुला लिया। उसके बाद आर्यन ने कार्तिक और धनंजय से तान्या का परिचय कराया। उसके बाद चारों रसोई घर में चले गए खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के बाद चारों ने खाना खाया। उसके बाद आर्यन ने तान्या को उसका किमर दिखा दिया और आराम करने चला गया। ऐसे ही आर्यन के समय बीतते रहे। बहुत जल्द ही आर्यन के गुरुकुल में 1 महीने पूरे हो गए। उसके बाद आर्यन ने गुरुकुल से जाने का निश्चय कर लिया। गुरुकुल से जाने का निश्चय करने के बाद आर्यन ब्रह्मऋषि से मिलकर उन्हें बता दिया। उसके बाद आर्यन नैऋत्य गुफा पहुंच गया रुद्रानी से मिलने। जैसे ही रुद्रानी को सूचना मिली कि उससे मिलने आर्यन आया है तो खुश हो गई और आर्यन से मिलने के लिए गुफा के दरवाजे पर आ गया। जब रुद्रानी तेजी में आर्यन की तरफ आ रही थी तब आर्यन ने रुद्रानी की आत्मा की जांच की। तब उसे पता चला कि रुद्रानी ही भैरवी है। आर्यन को संहार की शक्ति प्राप्त करने से एक विशेष शक्ति मिली थी कि वो किसी के भी आत्मा की जांच कर सकता था। ऐसा कोई और नहीं कर सकता था। जैसे ही रुद्रानी की नज़र आर्यन पर पड़ी, वो तेजी में आर्यन के पास आए और गले लग गई और बोली, मुझे विश्वास था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। हाँ, आता क्यों नहीं, मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलता और उसे दिए हुए वचन को भी नहीं। आर्यन ने कहा, मैं जानती थी मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए है, तुम उसे जानते हो, लेकिन तुमने बोला थी कि तुमने भैरवी को वचन दिया है।
उससे विवाह करने का इतना बोलकर रुद्राणी आर्यन से दूर हो गई। रुद्राणी की बात सुनकर आर्यन बोला, तुम ही तो भैरवी? क्या सच में मैं ही भैरवी हूँ, तुम्हारी पिछले जन्म की दोस्त? रुद्राणी बोली, हाँ तुम ही हो वो, लेकिन इस बार मैं एक धर्म संकट में पड़ गया हूँ। आर्यन ने कहा, कैसे धर्म संकट? रुद्राणी आर्यन से पूछी। रुद्राणी के पूछने पर आर्यन ने रायगढ़ में घटी सारी घटना रुद्राणी को बता दिया। आर्यन की बात सुनने के बाद रुद्राणी हंसते हुए बोली, तो तुम्हारे पीछे 2 और लड़की पड़ी है और एक को तुम अपने आयामी दुनिया में रखे हुए भी हो। वैसे मुझे कोई आपत्ति तो नहीं है, लेकिन पहला विवाह में ही तुमसे करूंगी, याद रखना। रुद्राणी को सहमत होते देखकर आर्यन ने राहत की सांस ली और बोला, तुम्हारे मानने से मेरी एक बहुत बड़ी मुसीबत दूर हो गई है, नहीं तो मैं धर्म संकट में फंस जाता। घबराओ नहीं, राज परिवारों में 1 से अधिक शादी होती ही है, लेकिन और कोई तो नहीं है न? रुद्राणी मुस्कुराते हुए बोली। रुद्राणी की बात सुनकर अचानक आर्यन को कृतिका की याद आ गई और बोला, एक तो है, लेकिन शायद मैं उससे कभी न मिल पाऊं। कृतिका को याद करते हुए आर्यन उदास हो गया था, जिसे रुद्राणी ने महसूस कर लिया और बोली, कौन है वो जिसे याद करते हुए तुम उदास हो गए? है एक लड़की, छोड़ो फिर कभी बात करेंगे। वैसे ये बताओ कि गुरुकुल में कैसा बीत रहा है दिन? आर्यन बोला, सब अच्छा जा रहा है। वैसे तुम रुद्र महल कब जा रहे हो? बहुत जल्द पवित्र भूमि लौटूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। मैं गुरुकुल से जा रहा हूँ, अगर मुझसे कभी मिलना हो तो हर्षिता से मिल लेना, वो तुम्हें मुझसे मिलवा देगी। ठीक है, मैं उससे मिल लूंगी। वैसे बहुत जल्द मुख्य शिष्या बन जाऊंगी और मुझे विश्वास है हर्षिता भी मुख्य शिष्या बन जाएगी। रुद्राणी बोली, ठीक है, अब तुम जाओ, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ अधूरे काम करने हैं, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर रुद्राणी आर्यन से गले मिली। उसके बाद रुद्राणी वापस लौट गई। रुद्राणी के जाने के बाद आर्यन भी वहां से गायब हो गया। आर्यन जब प्रकट हुआ तो वो कौशाम्बी के राजमहल के सामने खड़ा था। जैसे ही पहरेदारों ने आर्यन को देखा, उन सब ने आर्यन के सामने घुटने टेक कर सम्मान दिया। सबको नजरअंदाज करते हुए आर्यन राजमहल के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही आर्यन के परिवार वाले को पता चला कि आर्यन आया है, तो सब आर्यन से मिलने पहुंच गए। सबसे मिलने के बाद आर्यन अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैं सोच रहा हूं कि अब अपने राज्य को जम्बू साम्राज्य से अलग हो जाना चाहिए, तभी कौशाम्बी का विकास हम बगैर रोक टोक के कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई युद्ध नहीं होगी, महाराज हर्ष बोले। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। मैं कल ही राजधानी जाऊंगा और जम्बू सम्राट को सब कुछ बता दूंगा। आर्यन बोला, ठीक है, लेकिन क्या हमारे पास कौशाम्बी के विकास के लिए कुछ सोचा है? महाराज हर्ष बोले, हाँ मैंने सोचा है। मेरे पास 2 पहाड़ है, एक बिजली शक्ति का और एक तलवार शक्ति का। उसके दुर्लभ पत्थर को बेचकर हम बहुत सप्तरंगी पत्थर कमा सकते हैं, जिससे हम अपने साम्राज्य का विकास कर सकते हैं। आर्यन ने कहा, क्या ये आयामी दुनिया में है? महाराज हर्ष बोले, हाँ, लेकिन उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर आर्यन अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह सबसे विदा लेने के बाद आर्यन राजधानी के लिए निकल गया। आयामी शक्ति होने की वजह से आर्यन कुछ ही समय में आर्यन जम्बू साम्राज्य के राजमहल के सामने पहुंच गया। जब सैनिकों ने आर्यन को हवा में उड़ते हुए देखा तो वो सब घबरा गए और सम्राट को सूचित करने चले गए। जब सम्राट को पता चला, वो तेजी में अपने सभासद के साथ मुख्य द्वार पर पहुंच गए। बाहर आकर जब सम्राट ने हवा में उड़ते आर्यन को देखे तो बोले, आर्यन, क्या आप ऐसे ही हवा में खड़े रहेंगे या नीचे आएंगे? सम्राट की बात सुनकर आर्यन पलक झपकते ही सम्राट के सामने आ गया। आर्यन की गति देखकर वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए डर गए। उन सबको अब शर्म आने लगी थी खुद को ताकतवर बुलाने पर, क्योंकि आर्यन उनसे आधी उसका लड़का था, जो उनसे ज्यादा ताकतवर और प्रतिभाशाली था। सम्राट के सामने आकर आर्यन ने सम्राट को प्रणाम किया और बोला, सम्राट, मुझे एक विशेष बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ जरूर, सभा में चलते हैं, सम्राट ने कहा। सम्राट आर्यन को लेकर राज्यसभा की तरफ लेकर चले गए। कुछ ही समय में आर्यन सम्राट सभा में पहुंच गए। सभा में पहुंचने के बाद आर्यन एक जगह पर बैठ गया। उसके बाद बाकी सभासद भी अपनी जगह पर बैठ गए। सम्राट अपन जगह पर बैठते हुए बोले, हाँ बताइए आर्यन, क्या बात है? सम्राट, मैं सीधी बात करूंगा, आज और अभी से कौशाम्बी राज्य एक स्वतंत्र राज्य होगा, वो किसी भी साम्राज्य के अधीन नहीं होगा, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर सम्राट के साथ साथ सभी सभासद शॉक हो गए। कुछ पल शॉक में रहने के बाद जम्बू साम्राज्य का सेनापति बोला, आर्यन, आप जानते हैं कि ये एक विद्रोह है, क्या आप युद्ध करना चाहते हैं? सेनापति की गुस्से भरी आवाज सुनकर आर्यन बोला, सेनापति, अगर मुझे युद्ध करना होता तो मैं अपनी सेना लेकर आता है, ऐसे ही नहीं चला आता। वैसे भी मैं ये बताने आया हूँ कि अब जम्बू साम्राज्य के अधीन कौशाम्बी नहीं रहेगा। आर्यन की बात सुनकर सम्राट कुछ पल मौन रहने के बाद बोले, मुझे अनुमान था कि ये समय एक न एक बार जरूर आएगा। वैसे भी पिछले कुछ समय से कौशाम्बी की शक्ति बढ़ी है। अब तो महाराज हर्ष भी अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के योद्धा बन गए हैं। इसी कारण मुझे अनुमान हो गया था कि जम्बू साम्राज्य से कौशाम्बी अलग हो जाएगा।
तो हम ऐसे ही कौशाम्बी को साम्राज्य से अलग होने देंगे, सम्राट प्रधानमंत्री ने कहा। तो आप कौशाम्बी को रोकने के लिए युद्ध करेंगे? वैसे भी कौशाम्बी अब अलग होने का फैसला कर चुका है, इसे कोई बदल नहीं सकता है, आर्यन ने कहा। आर्यन, आपको क्या लगता है कि आप फैसला कर लेंगे तो हम मान लेंगे, मैं यही आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इतना बोलकर सेनापति ने अपने तलवार निकाल लिए और आर्यन पर हमला कर दिया। सेनापति के हमला करते ही सेनापति की तलवार से 2 रंगों वाली एक ऊर्जा निकली और आर्यन की तरफ जाने लगी। ये देखकर सबके चेहरे पर चिंता दिखने लगी। सेनापति अर्धब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र का योद्धा था, इसलिए उसे खुद पर बहुत ज्यादा ही विश्वास था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सामने एक देवता खड़ा था। सब कभी आर्यन को देखते तो कभी सेनापति के हमले को, तभी सबको चौंकाते हुए सेनापति का हमला आर्यन के करीब आकर खुद ब खुद नष्ट हो गया। ये देखकर किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आर्यन के बगैर कुछ किए सेनापति का हमला नष्ट हो गया। अपने हमले को नष्ट होते देखकर सेनापति घबरा गया और बोला, ये कैसे संभव है कि मेरा हमला ऐसे ही नष्ट हो जाए? सेनापति की बात सुनकर आर्यन हंसते हुए बोला, सेनापति, इस संसार में क्या क्या हो सकता है, कोई नहीं जानता है, इसलिए ज्यादा दिमाग पर जोर मत दीजिए। और दूसरी बात, पूरे 8 लोक में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो आर्यन को नुकसान पहुंचा सके, इसलिए अपने हमले को नियंत्रण में रखिए, नहीं तो हो सकता है आपका हमला वापस आपके पास ही पहुंच जाए। सेनापति से इतना बोलकर आर्यन सम्राट को देखते हुए बोला, सम्राट, मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसलिए आपका सेनापति अभी जीवित है, नहीं तो आज इसके शरीर में प्राण नहीं होते। अब आप बताएं, आपका क्या फैसला है? आर्यन बोल तो रहा था शांति से, लेकिन उसकी बातों में एक रुआब था जिससे कोई भी डर जाए। सम्राट भी डर गए थे, लेकिन उन्होंने जाहिर होने नहीं दिया और बोले, ठीक है आर्यन, आज से कौशाम्बी स्वतंत्र राज्य है, लेकिन और बात आर्यन, आपका राज्य जल लोक के दूसरे साम्राज्य की सीमा से जुड़ा हुआ है और वो लोग हमेशा परेशानी बातें रहते हैं, इसलिए आज से वो परेशानी भी आपकी हुई। उसकी चिंता आप मत कीजिए, पहले मैं उनके ही दिमाग को ठिकाने लगाऊंगा और अगर नहीं माने तो वो साम्राज्य मेरा होगा। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर आर्यन ने सम्राट के सामने हाथ जोड़े और सभा से निकल गया। आर्यन के जाने के बाद प्रधानमंत्री बोला, सम्राट, अगर ऐसे ही हम कौशाम्बी को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो बाकी राज्य भी अलग होने की सोचने लगेंगे। क्या ये ठीक होगा? हम जानते हैं, लेकिन आर्यन से लड़ने की क्षमता हमारी सेना में नहीं है, इसलिए हमने कौशाम्बी को आज़ाद करने का सोचा। अगर बाकी राज्यों ने ये सोचा तो उन्हें दंड का भागी बनना होगा, सम्राट ने कहा। सभा से निकलने के बाद आर्यन फिर से कौशाम्बी की तरफ चल पड़ा। कुछ पल बाद आर्यन कौशाम्बी में था। कौशाम्बी पहुंचने के बाद उसने अपने पिता और सभी सभासद को कौशाम्बी के स्वतंत्र राज्य है, जिसे सुनकर सभी सभासद खुश हो गए। कौन है वो दूसरा साम्राज्य जिसकी बात जम्बू सम्राट कर रहे थे? एपिसोड 208। आर्यन ने कौशाम्बी को जम्बू साम्राज्य से अलग कर दिया। जब उसने इसकी खबर अपने पिता और सभासदों को दी तो वो सब खुश हो गए। सभी सभासद महाराज को बधाई देने लगे। महाराज ने भी सबकी बधाई को स्वीकार की। उसके बाद वो अपनी जगह से उठे और आर्यन के पास आकर बोले, जरूर मैंने किसी जन्म में अच्छे काम किए होंगे, तभी तुम मेरे जीवन में आए हो। आर्यन की तारीफ करने के बाद महाराज हर्ष घोषणा करते हुए बोले, आज का दिन उत्सव का दिन है, इसलिए पूरे राज्य में उत्सव की घोषणा कर दो। महाराज ने ये घोषणा की ही थी कि आर्यन बोला, पिताजी हमें अभी नहीं उत्सव मनाना चाहिए। क्यों आर्यन? महाराज बोले, पिताजी जम्बू सम्राट बता रहे थे कि कोई दूसरा साम्राज्य है जो हर वक्त हमारे राज्य की जमीनों पर अपना कब्जा करते रहता है। आर्यन ने कहा, सही कहा तुमने आर्यन, उस साम्राज्य का नाम है वसु साम्राज्य। उसके सम्राट वसु को अपनी शक्ति पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, क्योंकि वो ब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के योद्धा है। महाराज हर्ष बोले, ठीक है पिताजी, वसु साम्राज्य की सीमा पर मैं जाता हूँ और इन मामलों को निपटता हूँ। मैं अभी वहां से लिए निकलता हूँ। वो लोग बात से मान गए तो ठीक नहीं है, वसु साम्राज्य पतन हो जाएगा और कौशाम्बी साम्राज्य का उदय होगा। आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं सेना तैयार करवाता हूँ ताकि वो उस क्षेत्र की रक्षा कर सके। महाराज बोले, सेना में सैनिक भर्ती चालू कर दीजिए, हमें सेना की जरूरत पड़ेगी और मैं अभी निकलता हूँ। सेना आप मेरे पीछे भेज दीजिएगा, जब तक सेना सीमा पर पहुंचेगी मैं सब संभाल लूंगा अपने योद्धाओं के साथ। आर्यन ने कहा, ठीक है आर्यन, तुम निकलो, मैं सेना भेजता हूँ, लेकिन उससे पहले अपनी दोनों माँ से मिल लो, उसके बाद निकलना। महाराज हर्ष ने कहा। महाराज हर्ष की बात सुनकर आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया और सभा से निकल गया। सभा से निकलने के बाद आर्यन अपनी दोनों माँ और हर्षित से मिला। उसके बाद वो वसु साम्राज्य की सीमा की तरफ निकल गया। कुछ ही समय में आर्यन सीमा पर पहुंच गया, जहां पहुंचकर आर्यन ने देखा कि जम्बू साम्राज्य की सेना अपने लौटने की तैयारी कर रही है। उन सबको जाने की तैयारी करते देखकर आर्यन वसु साम्राज्य के क्षेत्र की तरफ देखा तो आर्यन ने देखा कि उन्हें भी जम्बू साम्राज्य की सेना के जाने की खबर मिल गई थी, जिस कारण वो आगे बढ़ने के फिराक में थे। सीमा के आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी कौशाम्बी के आजाद होने की खबर मिल गई थी, लेकिन वो सब खुश से ज्यादा डरे हुए थे। उन सबको डर वसु साम्राज्य की सेना से था। जब आगे बढ़ने की फिराक में था
लेकिन अभी तक कौशाम्बी की सेना सीमा पर नहीं पहुंची थी। आर्यन सब कुछ देख रहा था, लेकिन आर्यन को कोई देख नहीं पा रहा था। आर्यन ने खुद को अच्छे से छुपा रखा था। पूर्ण विराम। कुछ देर बाद आर्यन ने देखा कि जम्बू साम्राज्य की सेना जाने लगी है। तभी वसु साम्राज्य की सेना तेजी में कौशाम्बी की सीमा में प्रवेश करने लगे। वसु साम्राज्य की सेना सीमा में प्रवेश कर ही थी कि कौशाम्बी की सीमा पर एक धमाका हुआ, जिसके प्रभाव आकर वसु साम्राज्य की सेना के कई सैनिक समय पर ही मारे गए। ये देखकर वसु साम्राज्य की सेना के सेनानायक ने सबको रुकने का आदेश दिया और आसपास देखने लगे। इस धमाके की आवाज सुनकर जम्बू साम्राज्य के सैनिक भी कुछ पल के लिए रुक गए और सीमा की तरफ देखने लगे। आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी धमाके की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो लोग सीमा की तरफ नहीं आए। सभी सैनिक आसपास देख ही रहे थे, तभी वहां एक आवाज गूंजी, कौशाम्बी को दूध का कटोरा समझ रखा है क्या? अगर रखवाला नहीं है तो दूध पी लो मूर्यो, दूध गर्म भी हो सकता है। ये आवाज आसमान से आई थी, जिसे सुनकर सब ने आसमान की तरफ देखा तो वहां एक लड़का खड़ा था। वो आर्यन था, जिसके चेहरे पर एकदम शांति थी, लेकिन वो शांति आने वाले तूफान से पहले की शांति थी, जिसे वहां मौजूद हर योद्धा ने महसूस कर लिया था। आर्यन को देखते हुए जम्बू साम्राज्य का सेनानायक बोला, कहीं यही तो नहीं है कौशाम्बी का युवराज जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, जिसने विश्वलोक को जीत लिया था? जी सेनानायक, मुझे भी यही लग रहा है कि यही कौशाम्बी का युवराज है। एक सैनिक बोला। जम्बू साम्राज्य और वसु साम्राज्य की सेना आसमान की तरफ देख ही रही थी, तभी आर्यन आसमान से जमीन पर उतरने लगा। आर्यन इस तरह से जमीन पर उतर रहा था जैसे वो सीढ़ी से उतर रहा हो। एक दृश्य देखकर वसु सेना में हलचल मच गई, क्योंकि उन्होंने किसी भी योद्धा को आसमान से उस तरह से उतरते हुए नहीं देखा था। सबके आश्चर्य के बीच आर्यन जमीन पर उतरा और जम्बू साम्राज्य की सेना की तरफ देखते हुए बोला, आप सबका धन्यवाद जो आपने इतने समय तक कौशाम्बी की रक्षा की। अब आप सब जा सकते हैं, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। आर्यन की बात सुनकर सेनानायक ने हाथ जोड़कर आर्यन को प्रणाम किया। उसके बाद वो अपनी सेना के साथ लौटने लगा। उन सबको जाते हुए देखकर आर्यन वसु साम्राज्य की सेना की तरफ देखा और बोला, तुम सबको एक अवसर दे रहा हूँ, अपनी सीमा में लौट जाओ, वरना कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा। आर्यन की धमकी सुनकर सेनानायक अंदर तक हिल गया, लेकिन उसने अपने डर को चेहरे पर आने नहीं दिया और बोला, तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डर जाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा, आज हम कौशाम्बी पर अपना कब्जा करके रहेंगे। इतना बोलकर सेनानायक अपनी सेना की तरफ देखा और बुलंद स्वर में बोला, सेना हमला करो और इस लड़के को मार डालो। अपने सेनानायक का आदेश मिलते ही सभी सैनिक आर्यन की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया और अपने हाथों में लाल ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे ही आर्यन के हाथों में लाल ऊर्जा इकट्ठा शुरू हुआ, सैनिकों की अंदरूनी ऊर्जा में हलचल मचने लगी। ये महसूस कर सभी सैनिक डर गए और अपनी अंदरूनी ऊर्जा को शांत करने लगे। सभी सैनिक अपनी अपनी ऊर्जा को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक एक करके सैनिकों का शरीर फटने लगा और सीमा पर खून की नदियां बहने लगी। इस दृश्य को देखकर सेनानायक बुरी तरह से डर गया और भागने लगा। कुछ ही पलों में आर्यन ने सभी सैनिकों को मार डाला, जिसमें आर्यन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सभी सैनिकों को मारने के बाद आर्यन ने सेनानायक की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपने हाथ को हिलाया। आर्यन के हाथ हिलाते ही सेनानायक अपनी जगह पर रुक गया और उड़ते हुए आर्यन के करीब आकर जमीन पर गिर गया। सेनानायक इतनी तेज गति से जमीन से टकराया था कि उसके शरीर से खून निकलने लगा। जब सेनानायक ने अपनी नजरें उठाकर आर्यन को देखा तो आर्यन मुस्कुरा रहा था। आर्यन की मुस्कान उसे डरा रही थी। सेनानायक डरते हुए बोला, देखो मुझे जाने दो, नहीं तो हमारे सम्राट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सेनानायक की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें मारने नहीं वाला हूँ, बस तुम्हें मेरा एक काम करना है। वो क्या है? सेनानायक खुश होते हुए बोला, तुम्हें अपने सम्राट तक मेरा एक संदेश पहुँचाना है कि अगर उसने कौशाम्बी की तरफ दृष्टि भी उठाई तो मैं उसके साम्राज्य का ही अंत कर दूंगा। अब जाओ और अपने सम्राट को युवराज आर्यन का संदेश पहुँचा दो। आर्यन ने बुलंद आवाज में कहा, ठीक है, मैं संदेश दे दूंगा। इतना बोलकर सेनानायक तेजी में आर्यन से दूर जाने लगा। उसका बस चलता तो वो गायब होकर सीधे वसु साम्राज्य की राजधानी में पहुंच जाता। सेनानायक के जाने के बाद आर्यन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फैला दिया और कौशाम्बी राज्य की बाकी सीमाओं की जांच करने लगा। वसु साम्राज्य की सीमा के अलावा कौशाम्बी की 4 और सीमा थी जो जम्बू साम्राज्य के राज्यों से जुड़ी थी, जिनमें से एक पंचंगा भी था। इन राज्यों की सीमाओं पर कौशाम्बी की अपनी सेना थी। फिर भी आर्यन ने अपने क्लोन को वहां भेजने का सोचा और अपने 4 क्लोन भूलकर सीमा पर भेज दिया और खुद वसु साम्राज्य की सीमा पर रुक गया और एक स्थान न देखकर ध्यान में बैठ गया। दूसरी तरफ सीमा के आसपास के क्षेत्रों के निवासियों से जम्बू साम्राज्य के सैनिकों से पता चल गया कि उनका युवराज सीमा पर उनकी रक्षा के लिए खड़ा है। ये सुनते ही पूरा गांव सीमा की तरफ बढ़ चला। उन सब ने भी आर्यन की शक्ति के बारे में सुना था। वो सब अपने शक्तिशाली युवराज को एक बार देखना चाहते थे। जैसे ही वो लोग सीमा पर पहुंचे, उन सब ने देखा कि एक लड़का अपनी आंखें बंद किए ध्यान में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। वो आर्यन था। आर्यन को देखकर लोगों की भीड़ से एक आदमी बाहर आया और अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्रणाम युवराज।
उस आवाज को सुनकर आर्यन ने अपनी आंखें खोली और सबको देखते हुए बोला, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आर्यन को पहले से मालूम था कि सीमावर्ती क्षेत्र के लोग उसके पास आ रहे हैं। आर्यन का सवाल सुनकर सबसे आगे वाला आदमी बोला, जो वहां आए सभी लोगों का मुखिया था, युवराज हम इस क्षेत्र के वासी हैं। हमें पता चला कि आप आए हैं तो हमारी चिंता दूर हो गई, नहीं तो जब से हमें सूचना मिली थी कि जम्बू साम्राज्य की सेना लौट रही है तो हमें बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि ये वसु सेना बहुत ही क्रूर है। इतना बोलकर मुखिया वसु साम्राज्य की सीमा की तरफ देखा, जहां उसे खून ही खून दिखाई दिए, जिसे देखकर सब डर गए और आर्यन को देखने लगे। उन सब के डर को देखते हुए आर्यन बोला, आप सबको डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं आप सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर देता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, इसलिए आप सब निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाइए और अपने काम कीजिए। जी युवराज। इतना बोलकर सब ने आर्यन को प्रणाम किया और अपने अपने घर की तरफ लौट गए। दूसरी तरफ कौशाम्बी राज्य में कौशाम्बी के स्वतंत्र राज्य बनने और सेना की भर्ती की सूचना फैल गई, जिसके बाद सब खुश हो गए और जश्न मनाने लगे और आर्यन के नाम का जयकारा लगाने लगे। करीब 2 दिन बाद सेनानायक किसी तरह से वसु साम्राज्य के राज्यसभा में पहुंचा और वसु सम्राट को आर्यन का संदेश सुना दिया, जिसे सुनकर वसु सम्राट के साथ साथ पूरी सभा गुस्से में आ गई। वसु साम्राज्य का युवराज बोला, पिताजी मुझे आदेश दीजिए, मैं सेना लेकर जाता हूं और उस आर्यन का घमंड तोड़ता हूं। अपने युवराज की बात सुनकर वसु साम्राज्य का सेनापति बोला, नहीं युवराज, ऐसे ही कुछ सेना लेकर हम कौशाम्बी पर हमला नहीं कर सकते हैं। आप मत भूलिए उसने विश्लोक अकेले के दम पर जीत लिया था। सेनापति जी, क्या आप हमें आर्यन से कमजोर समझते हैं? वो एक छोटे से राज्य का युवराज है और मैं एक साम्राज्य का युवराज हूँ, मुझे उससे नहीं, उसे मुझसे डरना चाहिए। वसु साम्राज्य का युवराज बोला। अपने बेटे की बात सुनकर वसु सम्राट बोले, सेनापति ठीक बोल रहे हैं, युवराज तुम शांत रहो। तो क्या पिताजी हम उस आर्यन को ऐसे ही छोड़ दे? उसने हमारे कई सैनिकों को मार दिया है, हमें उसे सजा देनी होगी। युवराज बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा सेनापति, तुम सेना तैयार करो, आज हम खुद युद्ध करने जाएंगे और उस आर्यन का अहंकार तोड़ेंगे। वसु सम्राट ने कहा, ठीक है। सम्राट इतना बोलकर सेनापति सभा से बाहर निकल गया सेना तैयार करने के लिए। सेनापति के जाने के बाद युवराज बोला, पिताजी एक बच्चे से लड़ने आप खुद जाएंगे, उसके लिए हमें छोड़ दीजिए। नहीं युवराज, उस आर्यन को बच्चा समझने की भूल मत कीजिए, उसने हमारे कई सैनिकों को पलक झपकते ही मार दिया, इसलिए उससे लड़ने हम खुद जाएंगे और आप यही रहिएगा। वसु सम्राट ने कहा। इतना बोलकर वो अपनी जगह से उठे और सभा से बाहर निकल गए। सम्राट के जाने के बाद बाकी सब भी सभा से बाहर निकल गए। कुछ ही समय में युद्ध की सूचना पूरे वसु साम्राज्य में फैल गई और फिर से आर्यन का नाम चर्चे में आ गया। क्या आर्यन वसु साम्राज्य का अंत कर देगा? एपिसोड 209। वसु साम्राज्य ने कौशाम्बी से युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दिया था, जिसकी खबर हर जगह फैल गई। जब युद्ध की खबर कौशाम्बी की राजधानी में पहुंची तो आर्यन के परिवार वाले चिंतित होने लगे। उसके बाद महाराज हर्ष ने अपने सेनापति को आदेश दिया जल्दी से जल्दी सेना तैयार करने का। सब महाराज का आदेश मानते हुए युद्ध की तैयारी में लग चुके थे। तभी सबके कानों में आर्यन की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने कहा, आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ संभाल लूंगा, आप सब सिर्फ जम्बू साम्राज्य के सीमा पर अपने सैनिक तैनात कीजिए। आर्यन की आवाज सुनकर सब चौंक गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आर्यन की आवाज सुन सबको कैसे सुनाई दे रहा है? वो तो कई 100 किलोमीटर दूर वसु साम्राज्य की सीमा पर गया हुआ है। सब ये सब सोच ही रहे थे, तभी आर्यन बोला, आप सब ज्यादा मत सोचिए और मैंने जो कहा वो कीजिए, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। आर्यन की बात सुनकर महाराज हर्ष बोले, ठीक है आर्यन, हम बाकी सीमाओं को सुरक्षित करते हैं, तुम वसु साम्राज्य को संभालो। दूसरी तरफ आर्यन सीमा पर ध्यान में बैठा हुआ था और ध्यान कर रहा था। उसके शरीर से शक्तिशाली लाल ऊर्जा निकल रही थी जो आर्यन को घेरे हुए थी। ऐसा लग रहा था ऊर्जा की उस घेरे को कोई भेद नहीं पाएगा। आर्यन गहन ध्यान में किसी मंत्र का जाप कर रहा था, जिसकी वजह से आसपास की ऊर्जा आर्यन में समा रही थी। एक दिन बाद आर्यन को बहुत सारे घोड़े की आवाज और ऊर्जा शक्ति महसूस होने लगी। ऊर्जा शक्ति को महसूस कर आर्यन मुस्कुराया और अपनी आंखें को धीरे धीरे खोलने लगा, जिसमें एक लाल चमक था जो तुरंत शांत हो गई। उसके बाद आर्यन ने देखा कि उसके सामने एक पूरी सेना खड़ी है, जिसमें सबसे आगे एक व्यक्ति खड़ा था। वो था वसु सम्राट। वसु सम्राट के बगल में उनका सेनापति और प्रधानमंत्री खड़ा था, लेकिन उनका युवराज वहां मौजूद नहीं था। वसु साम्राज्य के सम्राट और उनकी सेना को देखकर मुस्कुराया और खड़ा होने लगा। खड़ा होते ही आर्यन वसु साम्राज्य की सेना की 10 मीटर की दूरी पर पहुंच गया। आर्यन की गति देखकर वसु साम्राज्य की सेना कुछ कदम पीछे हट गया। ये देखकर सम्राट को बहुत शर्म महसूस हुआ, क्योंकि उनकी विशाल सेना, जिसमें योद्धाओं की संख्या करीब 10 लाख थी, वो एक लड़के के उनके करीब आते ही कुछ कदम पीछे हट गई थी। वसु साम्राज्य की सेना को पीछे हटते देखकर आर्यन वसु सम्राट को देखते हुए बोला, सम्राट आपकी सेना तो मेरे आते ही पीछे हटने लगी, सोचिए जब मैं हमला करूंगा तो क्या होगा।
आर्यन की बातों को सुनकर वसु सम्राट को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वो गुस्से में आर्यन से बोला, क्या तुम अकेले लड़ोगे? क्या तुम्हारी सेना मेरे डर से पहले ही भाग गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सम्राट इतना बोलकर आर्यन ने अपने हाथ को हिलाया। आर्यन के हाथ हिलाते ही आसमान में एक द्वार खुल गया, जिसके रास्ते शक्तिशाली योद्धा बाहर आने लगी। कुछ ही समय में आर्यन के सभी तिलिस्मी जानवर योद्धा आर्यन के पीछे आकर खड़े हो गए। आर्यन के योद्धाओं की शक्ति को महसूस कर वसु सम्राट कांप गया, क्योंकि आर्यन की सेना का हर एक योद्धा ब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र का योद्धा था। आर्यन के योद्धा को देखकर सेनापति अपने सम्राट से बोला, सम्राट, इन सभी योद्धाओं की शक्ति तो आपके समान है। इस लड़के के पास इतनी शक्तिशाली योद्धाओं की सेना कैसे आई है? आर्यन की सेना में सबसे आगे ब्लैकी, वनराज, सिंहराज, सुनहरी, काजल और पक्षीराज खड़ा था। अपने इंसानी रूप में खड़ा था। इन सब की शक्तियां ब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के 9वें स्तर के योद्धा थे। इन सब की शक्ति वसु सम्राट से भी अधिक थी, जो वसु सम्राट ने महसूस कर लिया था। वसु सम्राट मन ही मन बोला, आज हमारी पराजय निश्चित है। पहले मुझे मालूम होता तो मैं इस पर हमला करने की बेवकूफ़ी नहीं करता। अब क्या करूं? अगर पीछे हटा तो मेरा सम्मान नष्ट हो जाएगा, और लड़ता हूं तो जीवन नष्ट हो जाएगा। अब क्या करूं, लड्डू या पीछे हट जाओ? वसु सम्राट ये सोच ही रहा था। तभी आर्यन ने अपने योद्धाओं को आदेश दिया, जाओ योद्धाओं, दुश्मनों का अंत करो, केवल सम्राट को जीवित छोड़ देना मेरे लिए। जी उस्ताद, आर्यन के योद्धाओं ने एक साथ कहा और वसु साम्राज्य की तरफ तेजी में जाने लगे। ये देखकर वसु सम्राट कांप गया। उसके बाद सैनिकों की संख्या अधिक थी, लेकिन आर्यन के आपस जितने भी योद्धा थे वो सब वसु साम्राज्य की सेना के योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली थे। डर होने के बावजूद भी वसु सम्राट ने बुलंद आवाज में अपने योद्धाओं को हमला करने का आदेश दिया। अपने सम्राट के आदेश को मिलते ही वसु साम्राज्य की सेना तेजी में चिल्लाते हुए आर्यन के योद्धाओं की तरफ बढ़ चली, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था आर्यन की सेना कोई मामूली सेना नहीं है, वो सब तिलिस्मी जानवर है। कुछ योद्धा ने तिलधमी जानवर योद्धाओं को छोड़कर आर्यन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गई। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया। आर्यन के मुस्कुराते ही आर्यन पर हमला करने आ रहे थे उनके सिर में विस्फोट होने लगे और वो सब वहीं मर गए। ये दृश्य देखकर वसु सम्राट की रूह कांप गया। आज तक उसने ऐसा योद्धा नहीं देखा था जो बगैर किसी करीब 100 योद्धा को मार दिया। वसु सम्राट को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन कौन सी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। आर्यन के योद्धाओं ने भी दुश्मन सेना में मारकाट मचा रखी थी। जो भी सैनिक आर्यन के योद्धाओं के सामने आता वो मारा जाता। आर्यन के एक योद्धा पर वसु सम्राट के 200 योद्धा थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन वसु साम्राज्य की सेना में ज्यादातर स्वर्ग शक्ति क्षेत्र के योगीराज थे। 20% योद्धा अर्थ ब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के योद्धा थे और 2 ब्रह्मांड शक्ति क्षेत्र के योद्धा थे, जो थे वसु सम्राट और उनका सेनापति। आर्यन के योद्धा ने मारकाट मचा दिया था। दुश्मन सेना में जिस वजह से चीख पुकार गूंज उठी थी। आर्यन के योद्धाओं के पराक्रम को देखकर वसु साम्राज्य की सेना की रूह कांप उठी। अपने योद्धाओं का बुरा हाल होते देखकर सेनापति युद्ध करने आया, लेकिन उसे सुनहरी ने रोक लिया और बोली, मुझसे लड़ लो, अगर बच गए तो अपने योद्धाओं की मदद करने के लिए चला जाना। अपने सामने खूबसूरत लड़की को देखकर सेनापति का मन ललचाने लगा। कुछ पल सुनहरी को देखने के बाद सेनापति सुनहरी से बोला, खूबसूरत लड़की, हमारी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो ये आर्यन नहीं देता होगा। सेनापति की बात सुनकर सुनहरी थोड़ी गुस्से में बोली, तुम हमें लालच देने के लिए बोल रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लूंगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं वसु साम्राज्य जैसे शक्तिशाली राज्य का सेनापति हूँ। मैं जो चाहूँ वो तुम्हें दे सकता हूँ। एक छोटे राज्य के युवराज से ज्यादा संपत्ति तो होगी ही मेरे पास। सेनापति घमंड से बोला, हमें कोई खरीद नहीं सकता है। अब बकवास बंद करो और युद्ध करो, अच्छे से युद्ध करना, क्योंकि आज के बाद वसु साम्राज्य का पतन हो जाएगा। इतना बोलकर सुनहरी ने अपने हाथों में बिजली शक्ति इकट्ठा की और सेनापति पर हमला कर दिया। सेनापति ने जब बिजली शक्ति को देखा तो वो डर गया और जल्दी से उसने अपने सामने एक बर्फ की दीवार खड़ी कर दिया, जिससे सुनहरी का हमला टकरा गया, जिसकी वजह से बर्फ की दीवार टुकड़ों में बिखर गई। सेनापति के पास 2 तत्वों की शक्ति थी, जल और हवा। अपने बर्फ की दीवार से सुनहरी के हमले को रोकने के बाद सेनापति अपने हवा की शक्ति का प्रयोग करके तेजी में सुनहरी के करीब आया, लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला था, सुनहरी वहां से गायब हो गई और दोबारा प्रकट हुई तो वो सेनापति के पीछे खड़ी थी। असल में सुनहरी गायब नहीं हुई थी, वो अपनी बिजली शक्ति से जुड़ी गति की शक्ति का प्रयोग की थी, जो उसे हवेली की लाइब्रेरी से मिली थी। सुनहरी की गति सेनापति से 10 गुनी ज्यादा तेज थी, जिस कारण सेनापति को लगा कि सुनहरी के पास गायब होने की शक्ति है। सेनापति के पीछे प्रकट होते ही सुनहरी ने अपने हाथों में बिजली शक्ति को इकट्ठा की और सेनापति के पीठ पर हमला कर दी। जैसे ही सेनापति सुनहरी के हमले से टकराया, वो बिजली के झटके के कारण दूर जा गिरा और खून की उल्टी करने लगा। अपनी सेना और सेनापति का बुरा हाल देखकर वसु सम्राट लड़ाई के मैदान में उतरने का फैसला करते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उसके सामने आर्यन खड़ा हो गया और बोला, सम्राट, कहाँ जा रहे हैं आप? पहले अपनी सेना का बुरा हाल तो देख लीजिए, फिर आपका भी यही हाल होगा।
अपने सामने आर्यन को देखकर वसु सम्राट ने अपने हाथों में अग्निशक्ति को इकट्ठा किया और उसे एक पक्षी में बदलकर आर्यन की तरफ भेज दिया। सम्राट के हाथों से छूटकर वो अग्नि पक्षी तेजी में आर्यन के करीब आने लगी। जैसे ही अग्नि पक्षी आर्यन के 2 मीटर के दायरे में आया वो खुद ब खुद नष्ट हो गया। ये देखकर वसु सम्राट शॉक हो गया। वसु सम्राट को शॉक में देखकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ सम्राट, आपका शक्तिशाली हमला तो मुझे छू भी नहीं पाया, क्या आपके पास कोई और हमला है? आर्यन की बातों को सुनकर वसु सम्राट का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और उसने अपने एक हाथ में जल और दूर हाथ में अग्निशक्ति को प्रकट किया। उसके बाद दोनों को मिला दिया और उसे एक तलवार में बदल लिया। सम्राट ने जिस शक्ति को प्रकट किया था उस शक्ति का नाम था जल अग्नि तलवार, जिसमें जल और अग्नि दोनों की शक्ति थी। अपने हमले को तैयार करने के बाद सम्राट ने अपने तलवार को आर्यन की दिशा में भेज दिया। जैसे ही जल अग्नि तलवार आर्यन के 2 मीटर के दायरे में पहुंचा वो अग्नि पक्षी की तरह नष्ट हो गया। ये देखकर सम्राट को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कोई उसके शक्तिशाली से शक्तिशाली हमले को ऐसे ही नष्ट कर दे रहा है। कुछ पल आर्यन को देखने के बाद सम्राट बोला, तुम कौन हो? तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते हो। सम्राट ने इतना कहा ही था कि उसे एक चीख सुनाई दी। जब सम्राट ने चीख की दिशा में देखा तो वो देखता रह गया। वसु साम्राज्य का सेनापति सुनहरी के हाथों मारा जा चुका था और वसु साम्राज्य की आधी से अधिक सेना खत्म हो चुकी थी। अपने योद्धाओं की हालत देखकर वसु सम्राट कुछ कदम पीछे हट गया। ये देखकर आर्यन बोला, अगर तुम बचना चाहते हो तो कौशाम्बी की अधीनता स्वीकार कर लो और आज से वसु साम्राज्य नहीं होगा। आज से जिस वसु साम्राज्य की राजधानी में रहते हो वो एक राज्य होगा जहाँ के तुम महाराज होंगे। अगर हमारा प्रस्ताव स्वीकार है तो मेरे सामने अपने घुटने टेक दो और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद मैं तुम्हारे बेटे को भी मार दूंगा। आर्यन की बात सुनकर वसु सम्राट डर से कांप उठा और बोला, नहीं, तुम मेरे बेटे के साथ कुछ नहीं करोगे। ये युद्ध रोक दो, मैं कौशाम्बी की अधीनता स्वीकार करता हूँ। वसु सम्राट ने ये बात इतनी जोर से बोला था कि सभी योद्धा अपनी जगह पर रुक गए। वसु साम्राज्य के सैनिक अपने सम्राट को आर्यन के सामने घुटने के बल बैठे हुए देख पा रहे थे। ये देखकर वो समझ गए वो हार चुके हैं, इसलिए सभी सैनिक भी आर्यन के सामने घुटने के बल बैठ गए। अपने सामने घुटने के बल बैठे वसु सम्राट को देखते हुए आर्यन बोला, अपने योद्धाओं को लेकर अपनी राजधानी लौट जाओ और मेरे स्वागत की तैयारी करो और अपने अधीन राज्यों के महाराज को बता देना कि अब तुम उनके सम्राट नहीं हो, अब उन सबके सम्राट है सम्राट हर्ष, और अगर किसी ने बगावत की तो उसे मेरा सामना करना होगा। क्या वसु सम्राट फिर से आर्यन पर पलटवार करेगा? एपिसोड 210। आर्यन ने वसु साम्राज्य को हरा दिया और उसे कौशाम्बी के अधीन करके कौशाम्बी को एक राज्य से साम्राज्य बना दिया था। वसु सम्राट ने जैसे ही अधीनता स्वीकार की, आर्यन ने उसे और उसकी सेना को जाने दिया और बता दिया कि वो जल्दी वसु राज्य की राजधानी आएगा। आर्यन के पराजय स्वीकार करने के बाद वसु साम्राज्य की सेना वापस लौट गई थी अपने योद्धाओं की मरे हुए शरीर को लेकर। उन सब के जाने के बाद आर्यन ये खुशखबरी अपने पिता को देने की सोचा और ध्यान में बैठ गया। दूसरी तरफ महाराज हर्ष युद्ध की सूचना के लिए सभा में बैठे हुए थे। तभी सभा के बीचों बीच एक ऊर्जा से बना हुआ शरीर प्रकट हुआ जिसकी छवि बिल्कुल आर्यन के जैसे था। वो ऊर्जा शरीर आर्यन का था। सभा में प्रकट होने के बाद आर्यन ने अपने पिता और सबको प्रणाम किया। आर्यन के इस तरह की शक्तियों से अब तक सब अभ्यस्त हो चुके थे, इसलिए उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। आर्यन को देखकर महाराज हर्ष बोले, आर्यन का खबर का युद्ध का क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? अपने पिता की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, पिताजी, अब आप महाराज हर्ष ने सम्राट हर्ष बन चुके हैं। मैंने वसु साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया है। अब वसु साम्राज्य का पतन हो गया है और कौशाम्बी साम्राज्य का उदय हुआ है। आर्यन की बात सुनकर महाराज हर्ष के साथ साथ सभी सभासद खुश हो गए और सम्राट हर्ष का जयकारा लगाने लगे। कुछ ही समय में आर्यन की जीत की खबर चारों तरफ फैल गई। जब कौशाम्बी राज्य में कौशाम्बी के साम्राज्य बनने की खबर फैली, पूरी प्रजा खुश हो गई। सब आर्यन के नाम का जयकारा लगाने लगे। जीत की खबर देने के बाद आर्यन ने अपने पिता को एक उत्सव करने को कहा और उस उत्सव में वसु साम्राज्य के अधीन जितने भी राज्य थे उन सब के निमंत्रित करने को कहा। आर्यन की योजना ये थी कि अगर सभी राज्यों ने अधीनता स्वीकार की तो ठीक, अगर नहीं की तो उन्हें आर्यन की सेना का सामना करना होगा। आर्यन ने अपने पिता को एक दूसरा महल बनाने के लिए भी बोला जो अभी वाले महल से बड़ा हो। इतना बोलकर आर्यन ने अपने से करीब 1000 सप्तरंगी पत्थर निकाले और अपने पिता को दे दिए। कौशाम्बी अभी उतना ज्यादा धनवान नहीं था, इसलिए आर्यन ने ये सब किया। अपने पिता से कुछ समय बात करने के बाद आर्यन का ऊर्जा शरीर गायब हो गया। उसी वक्त आर्यन ने अपनी आंखें खोली और अपने योद्धाओं को वापस आयामी दुनिया में भेज दिया। उसके बाद आर्यन ने बाकी सीमाओं की जांच की जहां कोई हलचल नहीं थी जब से आर्यन वसु साम्राज्य को हराया था। सब भी तरह से डर गए थे। युद्ध समाप्त हुए 1 सप्ताह बीत गए थे। वसु राज्य की राजधानी के राजमहल में उदासी छई हुई थी। तभी राजमहल के आसमान में आर्यन प्रकट हुआ, जिसे देखकर सभी योद्धा डर गए और अपने वसु महाराज को बुलाने चला गया। बाहर आकर जैसे ही वसु महाराज ने आर्यन को देखा, वे घुटने के बल बैठ गया। ये देखकर उसके आसपास मौजूद हर योद्धा घुटने के बल बैठ
गया। ये देखकर आर्यन ने सबको उठाया और उन सब के साथ महल कर अंदर चला गया। महल कर अंदर गया ही था, तभी एक लड़की आर्यन के सामने आई जो बहुत खूबसूरत थी। आर्यन के सामने आते ही उस लड़की ने आर्यन पर हमला कर दिया, लेकिन आर्यन के सामने आते ही उस लड़की का हमला नष्ट हो गया। ये देखकर उस लड़की के साथ सब आश्चर्यचकित हो गए। जिस लड़की ने आर्यन पर हमला की थी वो वसु महाराज की बेटी थी, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख पा रहा था आर्यन को। जैसे ही वसु महाराज ने अपनी बेटी को आर्यन पर हमला करते हुए देखा, वो तेजी में आर्यन के सामने गया और आर्यन के सामने झुककर क्षमा मांगने लगा। ये देखकर आर्यन बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। महाराज वसु से इतना बोलकर आर्यन उसकी बेटी की तरफ देखते हुए बोला, आपका नाम क्या है? राजकुमारी राजश्री। राजकुमारी ने कहा, तो राजकुमारी राजश्री, क्या आप जानती है कि मुझ पर आपकी शक्तियों का कोई असर नहीं होगा? आर्यन राजश्री की आंखों में देखते हुए बोला। राजश्री की आंखों में डर दिख नहीं रहा था। राजश्री निडर होते हुए बोली, हाँ, पिताजी ने बताया था कि तुम पर किसी भी हमले का असर नहीं होता है, फिर भी आपने हम पर हमला किया, कहीं मुझे गुस्सा आ गया होता तो? आर्यन ने कहा, मुझे मौत से नहीं डरती। राजश्री बोली, मुझे आप जैसे बहादुर इंसान बहुत पसंद है और आपकी बहादुरी देखकर मैं खुश हुआ, और जो मुझे खुश कर देता है मैं उसे जरूर कुछ देता हूँ। इतना बोलकर आर्यन ने अपनी एक उंगली राजश्री के माथे में बीच रखी। आर्यन के ऐसा करते ही आर्यन की उंगली से ऊर्जा निकलकर ऊर्जा राजश्री के दिमाग में समाहित होने लगी। कुछ पल बाद आर्यन ने अपनी उंगली को हटा लिया और बोला, मैंने आपको एक मंत्र शक्ति दी जो आपको और भी अधिक शक्तिशाली बना देगी और आप किसी का भी सामना कर सकती है। अपने दिमाग में मंत्रों की जानकारी देखकर राजश्री बोली, क्या इस शक्ति का असर तुम पर होगी? हाँ, हो सकती है, लेकिन आपको अपने स्तर को बढ़ाना होगा, तभी आप इस मंत्र शक्ति का संपूर्ण प्रयोग कर सकती है। आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर राजश्री खुश हो गई और बोली, वो स्तर क्या होना चाहिए जहां पहुंचकर मैं इस शक्ति का संपूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकती हूं? उसके लिए आपको देवी बनना होगा, तभी आपके हमले मुझे छू पाएंगे, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला। आर्यन की बात सुनकर राजश्री उदास हो गई और वहां से बगैर कुछ बोले चली गई। उसके बाद आर्यन महाराज वसु के साथ सभा में चला गया। कुछ समय तक सबसे बात करने के बाद कुछ जरूरी निर्णय लेने के बाद आर्यन राजमहल से निकल गया। आर्यन के जाने के बाद महाराज वसु की पत्नी उनके पास आई और बोली, युवराज एक शक्तिशाली योद्धा के साथ साथ विनम्र भी, अगर हमारी राजकुमारी का विवाह इनसे हो जाता है तो उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा और वो हमेशा खुश रहेगी। आपने सही कहा, लेकिन हम अभी उनसे युद्ध हारे हैं, क्या ये सही रहता है? महाराज वसु ने कहा, ये तो आम बात है कि युद्ध में हारे राज्य अपनी परिवार की राजकुमारी का विवाह जीते हुए राज्य में करवाते हैं, जीत के पुरस्कार के रूप में। सही कहा आपने, मैं कुछ समय बाद कौशाम्बी जाऊंगा, वहां उत्सव है, वहीं पर मैं सम्राट हर्ष से बात करूंगा, महाराज वसु ने कहा। दूसरी तरफ आर्यन एक अनजान जगह पर खड़ा था और आसपास देख रहा था। आर्यन बोला, तलवार लोग तो पहुंच गया हूं, अब मुझे तलवार के सबसे बड़े हथियारों के दुकान को ढूंढना होगा, फिर उनसे व्यापार की बात करनी होगी। आर्यन तलवार लोग के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य सुनहरी तलवार साम्राज्य की राजधानी में खड़ा था। कुछ पल आसपास देखने के बाद आर्यन ने अपनी आंखें बंद की, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके सबसे बड़े दुकान की जानकारी निकालने लगा। कुछ समय तक आंखें बंद किए रहने के बाद आर्यन को जानकारी मिल गई। उसके बाद आर्यन बोला, तो इस लोक का सबसे बड़ा हथियारों का व्यापारी वीर योद्धा हथियार दुकान है जो राजधानी के बाजार के बीचों बीच स्थित है। इतना बोलकर आर्यन दुकान की तरफ जाने लगा। कुछ ही समय में आर्यन दुकान के सामने खड़ा था। वीर योद्धा हथियार दुकान की इमारत बहुत बड़ी थी, ऐसा कहे तो बजर की बड़ी इमारत में वीर योद्धा हथियार दुकान था। कुछ पल इमारत को देखने के बाद आर्यन दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर जाने के बाद आर्यन ने अपनी ऊर्जा को बाहर निकलने दिया और दुकान के सबसे ऊपरी इमारत की तरफ जाने लगा। जब दुकान में मौजूद ग्राहक और कर्मचारी ने आर्यन की शक्ति को महसूस किया तो वो सब एक पल के लिए डर गए और आर्यन की बात करने लगे। आर्यन को ऊपरी मंजिल की तरफ जाते हुए देखकर एक कर्मचारी तेजी में अपने प्रबंधक को बुलाने चला गया। आर्यन को जो भी देख रहा था वो कुछ कदम पीछे हट जा रहा था। आर्यन ये सब किया ही इसलिए था कि आर्यन की आने की खबर दुकान के ऊपरी अधिकारी तक पहुंच जाए। कुछ ही समय में दुकान के प्रबंधक तक आर्यन की खबर पहुंच गई। कोई भी आर्यन को नहीं जानता था, इसलिए रहस्यमय योद्धा बोलकर जिक्र करने लगे लोग। कुछ ही समय में आर्यन दुकान की ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया, जहां गिने चुने लोग अपने लिए हथियार देख रहे थे। आर्यन जैसे ही ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, वहां मौजूद लोग आर्यन को देखने लगे, लेकिन आर्यन ने सबको नजरअंदाज किया। हथियार देखने लगा। आर्यन हथियारों को देख ही रहा था, तभी आर्यन की नजर एक तलवार पर पड़ी जिससे लाल रंग की ऊर्जा निकल रही थी। लाल तलवार को देखने के बाद आर्यन ने उसे उठा लिया और देखने लगा। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, इस तलवार की शक्ति को आज तक कोई भी सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया है। इसमें लाल शक्ति तो है, लेकिन वो अग्नि शक्ति है, कुछ अजीब ही है जिसे कोई नियंत्रित नहीं पाता है। उस आवाज को सुनकर आर्यन पीछे मुड़ा और एक पल पीछे खड़े आदमी को देखा। आर्यन के पीछे मुड़ने के बाद वो आदमी के पास आया और बोला,
मेरा नाम किशोर है, मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ। आर्यन ने किशोर का परिचय सुनकर एक पल उसे देखा, फिर बोला, मुझे तुमसे नहीं तुम्हारे मालिक से मिलना है। आर्यन की बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई शॉक हो गया। प्रबंधक एक पल आर्यन को देखा, फिर बोला, दुकान के मालिक के पास इतना समय नहीं है कि वो आपसे मिलने आए। वैसे आपका परिचय क्या है? मैंने तो पहले आपको यहाँ नहीं देखा है। मेरा नाम आर्यन है, मैं जल लोक से हूँ। मेरा नाम जरूर सुना होगा तुमने, आर्यन बोला। पूर्ण विराम। आर्यन का नाम सुनकर सब शॉक हो गए, क्योंकि पिछले कुछ समय से आर्यन का नाम सबने सुन रखा था। हर साम्राज्य आर्यन से बच के रहना चाहता था। आर्यन से उसका परिचय जानने के बाद प्रबंधक किशोर पुष्टि करने के लिए बोला, क्या आप वही आर्यन है जिसने विश्वलोक जीता था? हाँ, मैं वही आर्यन हूँ, आर्यन ने कहा। लेकिन मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आप वही है? कोई बहरूपिया भी हो सकते हैं आप, किशोर ने कहा। किशोर की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और लाल तलवारों की तरफ देखने लगा। तभी अचानक तलवार से भयानक ऊर्जा निकलने लगी, जिसे देखकर प्रबंधक और वहां मौजूद ग्राहक कुछ कदम पीछे हट गए। उन सबको पीछे हटते देखकर आर्यन बोला, ये तलवार अग्नि तलवारों नहीं, संहार की शक्ति से युक्त तलवार है। इस तलवार से किसी भी शक्ति को नष्ट किया जा सकता है। आर्यन की बात सुनकर सब आपस में बात करने लगे, ये संहार शक्ति कौन सी शक्ति है? मैं तो पहली बार ऐसे किसी तलवार के बारे में सुन रहा हूँ जो किसी भी शक्ति को नष्ट कर सकती है। क्या ये सच में आर्यन है? अरे तभी तो कोई इस शक्ति को जागृत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसे जागृत करने की विधि किसी को मालूम ही नहीं थी। इसी तरह की बातें लोगों के बीच चल रही थी। किशोर तो हक्का बक्का होकर आर्यन को ही देखे जा रहा था। ये देखकर आर्यन बोला, अब तो विश्वास हुआ कि मैं कौन हूँ। अब जाओ और अपने मालिक को बताया कि मैं आया हूँ, मुझे उनसे कुछ व्यापारिक बातें करनी है। जी अभी बुलाता हूँ। प्रबंधक इतना बोलकर वहां से तेजी से निकल गया। ठीक उसी वक्त वहां से एक और आदमी निकल गया आर्यन को देखते हुए, जिसे आर्यन ने देख लिया और मुस्कुराने लगा और फिर अपने हाथ की तलवार को जांचने लगा। कुछ पल तलवार को देखने के बाद आर्यन मन ही मन बोला, आखिर ये दुर्लभ तलवार यहाँ कैसे आया? लोग तो इसकी शक्ति को जागृत करने की विधि भी नहीं जानते हैं। आखिर आर्यन तलवार लोक क्यों आया है? जानने के लिए सुनिए नेक्स्ट एपिसोड।